हर स्ट्रोक चलाने के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। 2 गुरु ऐसे बैठे हुए हैं मार्केट में जिनका एक ही काम है, इंट्राडे में रगड़ा पट्टी। आप लोगों के जो गुरु हैं ना, वो अपने टाइम के सबसे बड़े कर्मकांडी रह चुके हैं और उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा पैसा शॉर्ट सेलिंग से लिया। लॉस में एवरेज मत करो, प्रॉफिट में एवरेज करो। ऑप्शन एक, मरा हुआ आदमी और आप मरे हुए आदमी को ग्लूकोज चढ़ा, जैसे ही मार्केट गिरता है ये ऐड दिखा दे म्यूचुअल फंड सही है। नहीं, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स। तो आप लोगों की भारी डिमांड के बाद हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आए हैं जो मार्केट की ऐसे पहलुओं को हमें समझाएंगे, ऐसे डार्क सीक्रेट्स मार्केट के हमें बताएंगे कि या तो इसके बाद आप मार्केट को पूरी तरीके से छोड़ दोगे या फिर मार्केट की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर पाओगे। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं पंकज भारद्वाज जी को। वेलकम टू द इन्वेस्टोग्राफर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। लकीली आई वॉज इन पुणे, तो पुणे में था तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आ गया। तो पंकज सर, शुरुआत करते एकदम शुरुआत से। जब आप मार्केट से इंट्रोड्यूस हुए थे, मार्केट के साथ आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था? इन 2008 आई वॉज इन कॉलेज और कॉलेज में कुछ इंसिडेंट हो गया, तो 7-8 दिन मैं कॉलेज में नहीं गया। कुछ झगड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ा कांड कर दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद मामा जी को पता था झगड़ा हो गया, तो मामा जी मेरे स्टॉक ब्रोकर थे। उन्होंने बोला तू मेरे पास आ। तो मैं 7-8 दिन बिल्कुल मन लगा कर गया, जिसमें 3-4 दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 5वें दिन मुझे इंटरेस्ट सा हुआ। तो इंटरेस्ट होने के बाद मैंने थोड़ा सा क्या सोचा कि भाई थोड़ा रिसर्च करता हूँ, लेट्स सी कि ये है क्या, होता क्या है। 5-6 दिन मैंने कैफ़े में जाके पेन ड्राइव में लेके डेटा लेकर आया। तो उस टाइम पे इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था हर एक जगह पर, और कंप्यूटर और लैपटॉप भी बहुत रेयरली केसेस में होते थे। तो मेरे फादर के पास लैपटॉप था, तो मैंने उस लैपटॉप का इस्तेमाल किया, पेन ड्राइव ला के थोड़ा सा डेटा रीडिंग किया, कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो धीरे धीरे वो 7-8 दिन के दौरान बीत गया। तो माइंड में थोड़ा प्रेशर था कि क्या हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो भी चला गया। तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया मेरा। फिर वहाँ पे देखने लग गया, कुछ लोग आके मार्केट में काम करते हैं, कुछ लोग पैसा कमा के चले जाते हैं, कुछ लोग लॉस करके चले जाते हैं। तो पैसा कमाने जो जा रहा था उसकी जो साइकोलॉजी थी वो बिल्कुल अलग थी। इस ट्रेडिंग लाइक का डम्बो की मार्केट में आएगा, ये कर लो, वो कर लो, लिमिटेड स्क्रिप्ट में काम करते थे। तो दूसरे लोग जो फुल मार्केट के ज्ञानी थे वो लॉस कर रहे थे। मतलब जो फुल रिसर्च करके आ रहे थे, ज्ञानी मतलब जो फुल रिसर्च, आज ये ले ले, हाँ, हर न्यूज़ पे ध्यान था, तो वो लॉस कर रहे थे। तो मैंने वो चीज़ ग्रैब कर ली कि पंकज ये लूजिंग की तरफ मुझे समझना है कि ये क्या कर रहे हैं, ये करना सीखना है कि ये पैसा कैसे लूज़ कर रहे हैं। तो उसको सीखने के लिए फिर डेटा की ज़रूरत थी। कुछ तो देख के समझ में आया, तो कुछ चीज़ चाहिए थी। तो मार्केट में थोड़ा रिसर्च किया। उस टाइम पे एमी ब्रोकर और मेटा स्टॉक ज़्यादा वो थे। मेटा स्टॉक अपने समझ से ज़्यादा बाहर था, समझ नहीं पाए। तो एमी ब्रोकर बड़ा सिंपल था, वो कर लिया। अब एमी ब्रोकर ले तो लिया, याहू से कनेक्टिविटी भी ले ली। उस टाइम पे 3,000 रुपये में सारी चीज़ मिल गई थी, 3 या 3,500 रुपये के आसपास में। तो लकीली प्राइम एक था टेक्निकल करके, नहीं, कुछ ऐसा ही था, टेक्निकल एनालाइज करके, वो एमी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर देता था। लकीली उसने एक AFL भी दे दिया, ढूंढ ढांड के मैंने उसको निकाल लिया कि उसी कंपनी का था। वो बड़ा अच्छा चलता था निफ्टी बैंक निफ्टी में। वो पहले तो सब पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही आया, पहले मार्केट को समझना था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में ही सुना था पहले, और सेंसेक्स के बारे में सुना था। सेंसेक्स मैं पहले भी जानता था, जब मेरे फादर काम करते थे तो कॉमनली वो था सेंसेक्स। निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे लिए अननोन था। तो धीरे धीरे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट में थोड़ा थोड़ा मुझे समझना पड़ेगा कि काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे। फिर 10-15 दिन का दौरान बीता तो लगा यार मज़ा आ रहा है इसको तो करने में। जिस चीज़ को आपको करने में मज़ा आ जाए ना, तो सबसे ज़्यादा कामयाबी आपको उसी में मिलती है। बिल्कुल, रुकते नहीं हो। हाँ, तो मैं फिर रुका नहीं। मैं कंटिन्यूस 6 महीने कॉलेज गया, लेकिन कॉलेज की कोई क्लास अटेंड नहीं की। पूरा दिन लाइब्रेरी में बिता दिया, और जिस लाइब्रेरी में कंप्यूटर पे मैं बैठता था, उस पूरे कंप्यूटर पे सिर्फ मेरा ही डेटा होता था। वो आपका ही कंप्यूटर था वो। हाँ, उसमें इन्वेस्टोपीडिया करके एक साइट होती थी, और बेबी पिप्स करके एक वेबसाइट होती थी, जिससे मैंने सब कुछ ना अपने आप से डेटा कलेक्शन करके पढ़ा है। मैंने किसी से कोचिंग नहीं ली, बट सारी चीज़ लेने मतलब थोड़ा सा समझने के बाद,
तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पंकज थोड़ी कोचिंग लेनी चाहिए किसी न किसी से। फिर मैं गया आपका इनोबस, ये हमारे दिल्ली में प्रीतमपुरा एक टेक्निकल एनालाइज का कोर्स कराते थे, वहाँ पे कोई बंदा था, तो उसके पास गया तो देखा कि दे आर गिविंग द कोर्स ओनली, कि सीडीज़ दे दिया आपको और वीकली आपको वो सिखाएंगे। तो वो बोल रहे थे ये RSI ऐसा कुछ वो सिस्टम सिखा रहे थे, जो कि मैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना कहीं एक चीज़ समझ गया था कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द इंडिकेटर्स, दे आर लैगिंग। आज जो लोग बात कर रहे हैं लैगिंग इंडिकेटर्स की और इस तरीके से, तो ये बात मैं स्टार्टिंग में ही समझ गया था कि ये जो सिस्टम, क्योंकि एमी ब्रोकर यूज़ कर रहा था तो एमी ब्रोकर में सिग्नल आ रहा था जा रहा था, समझ गए। तो जब वो कंप्लीट बन जा रहा था तभी दिखा रहा था, लेकिन जब बनते बनते वो लैगिंग हो रहा था। तो उस चीज़ के बारे में रिसर्च करके मुझे समझ में आया कि ये कुछ तो झोलझाल है, कि एक्चुअल में कोई पिक्चर क्लियर दिखाता नहीं है, होने के बाद बताता है। लेकिन लकीली मैं उसको पहले पकड़ ले रहा था कि जब वो आ रहा था, क्योंकि एक ही स्क्रिप्ट देख रहा था मैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो उसके साथ साथ चल ही रही थी। तो धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर 6 महीने रिसर्च किया। 6 महीने रिसर्च करने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ डेटा रीडिंग चाहिए और मुझे एक ऐसा मेंटर चाहिए जो मुझे मार्केट का ऐसा डीप नॉलेज दे जो किसी के पास नहीं। मुझे वो आदमी तो मिल गया, कांटेक्ट नहीं कर पाए, बहुत बड़ा आदमी था वो मार्केट में, और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आज से 30-40 साल पहले मार्केट में आया हो और आज से 10 साल पहले तक भी के भी बंदे सारे सब उसको जानते हैं। नाम क्या था उनका? नाम नहीं बता सकता नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अभी बहुत अच्छे लेवल पे मेरे गुरु हैं, बहुत मुश्किल से मेरी उनसे बातचीत वापस से सेट हुई, किसी की वजह से अंडरस्टैंडिंग हो गई। दे डोंट वांट दैट कि मार्केट में ना किसी को मेरे बारे में पता लगे, हालांकि पता सबको है, बट उनको किसी को ये नहीं पता कि मेरे पीछे भी उन्हीं का हाथ है। तो वो हाईलाइट नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं वो ये नहीं चाहते कि पंकज मेरी वजह से तू हाईलाइट हो जाए। तो इसलिए धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को समझ लिया और उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए मैंने भी मार्केट में 4-5 बंदों को ऐसों को ट्रेंड किया जिनको मैंने अपने जैसा बनाया। आज वो बहुत अच्छा मार्केट में कर रहे हैं, बट नोबडी नोज अबाउट दैट कि उसके पीछे मेरा हाथ है। तो मैंने मार्केट में 10 साल बैठ के ब्लॉग लिखा है। माई ब्लॉग नेम marketbhavishya-report.com, ऐसे करके 10 साल लिखा है मैंने। स्टिल ब्लॉग इज़ लाइव। वो मेरा कोविड में थोड़ा इशू हो गया। कोविड से पहले इशू हुआ था मुझे स्वाइन फ्लू का, तो कोविड में मेरा रिकवरी था, तो 2-3 साल मैंने उसको रेस्ट, अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए रेस्ट दिया। तो उसके बाद मैंने किया नहीं, बट आफ्टर दिवाली वापस से स्टार्ट करूँगा उसको। तो धीरे धीरे ब्लॉग में जब 2011 से शायद मैंने ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया था, 10 के मिड और 11 के स्टार्टिंग का ऐसे ही कुछ याद है। तो धीरे धीरे 10 साल मैंने 7-8 साल तो कंटिन्यू रखा। जब वो हेल्थ का इशू हुआ ना तो वो किया। जब मैंने पास्ट में जाके अपना परफॉर्मेंस चेक किया ना, देन 2-3 साल बाद मैं बोला यार मेरे से अच्छा एनालाइजिंग किसी के पास नहीं है। ये मैं समझ गया था। फिर मैंने कुछ पॉइंट ना नोट कर लिए। उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था, मार्केट 3800 से 4200 के बीच में घूमता था। जो रेंज होता था वो रेंज को कैलकुलेशन करना, पर्टिकुलर एक शिफ्ट होना कि 6 से 8% की करेक्शन आ रही है, वो समझ गया था मैं। फिर मार्केट का धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग ना समझ गया मैं कि कैसे क्या हो रहा है। फिर कुछ फैंसी फिगर का नेम समझा मैं। जब मैंने दिवाली के आसपास देखा 49-50 लगा, 50-50 लगा, 51-50 लगा, 52-50 लगा, 53-50 लगा, ऐसे कंटिन्यूसली 4-5 दिवाली में मेरे साथ ऐसे मैंने देखा कि दिवाली ने नया हाई बनाया, उसके बाद से मार्केट मुड़ गया। तो मैंने वो चीज़ जो फैंसी नंबर की थी ना, वहाँ से वो कैच करी। मैंने हर अपने एक इंसिडेंट से, जहाँ पे मार्केट ने कुछ भी हरकत की, वहाँ पे मैंने हर बार कोई ना कोई नई चीज़ सीखी। तो उस चीज़ से मैं अपने आप को ना थोड़ा बेटर बनाता चला गया। और थोड़ा फैमिली सपोर्ट मेरे पास इतना था, शायद मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, किसी को डिग्रेड नहीं करूँगा, मेरे पास इतना फैमिली सपोर्ट था मेरे फादर का कि मैं नहीं मानता कि मेरे से ज़्यादा किसी के पास फैमिली सपोर्ट होगा कि बेटा कर। क्योंकि आप देखो खिलाड़ी हो तो अब घर वाले आपको वो कर देंगे, लेकिन अगर आप ऐसा खेल खेल रहे हो जिसमें बहुत पैसा लगेगा तो घर वाले बैक स्टेप कर देंगे। हाँ, तो तभी आपके साथ रहेंगे जब आपके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस हो। तो ये गेम तो बहुत ही रिस्की था।
जबकि मेरे फादर ने एक बार भी मेरे को ये बात नहीं बोली कि नहीं बैक स्टेप कर ले। और लकीली मेरा 2 साल बाद आई वॉज इन सेकेंड ईयर इन कॉलेज, तो मुझे बेंगलोर से कॉल आता है कि आपका रिसर्च बहुत अच्छा है। बेंगलोर और अहमदाबाद से 1 हफ्ते का डिफरेंस था। तो मैंने बेंगलोर चुना क्योंकि उस आदमी ने मुझे पहले से कांटेक्ट किया हुआ था। उसने मुझे फ़्लाइट का टिकट भेजा फर्स्ट टाइम। उसने बोला फ़्लाइट से आ जाओ, तो मैं फर्स्ट टाइम था, मैं बोला नहीं मैं ट्रेन से आ जाऊँ। 2008-9 की बात कर रहे हैं, तो 15 साल पहले तो फ़्लाइट में ट्रैवल करना इट इज़ सपना ही होता था, टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, मेरी मदर शायद तो एक बार बैठ गई है, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पता कि हो सकता है एक बार बैठी हो। मैंने तो नहीं लेके गए, मेरे फादर के साथ कई बार गए हैं, हो सकता है ट्रेन में गए हों, लेकिन इतना याद है कि एक बार बैठे होंगे तो एक बार से ज़्यादा नहीं। तो क्या है कि आदमी जो सोचता है ना वो हो जाए, ये ज़रूरी नहीं। तो ये चीज़ मैं जल्दी भाग गया। फिर फादर को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए मैंने सेक्रीफाइस करके कि मैं बेंगलोर जाऊंगा डैडी, मैं कंपनी से सीखना चाहता हूँ, ये फाइनेंस की लाइन है। तो उस टाइम पे मार्केट में उनका बहुत बड़ा नाम था, ऑरेंज फाइनेंशियल बेंगलोर में, जब ये ड्रीम गेम्स और ऑरेंज फाइनेंशियल बहुत चलती थी। वैसे मैं किसी को प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, तो आप ये मेक श्योर ठीक है। जब मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी में रिसर्च अच्छी थी ना, तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी। तो उसके बाद उस कंपनी ने बहुत तगड़ा रेवेन्यू करा। उनका प्रोडक्ट ही वही सेल आउट होने लग गया, निफ्टी बैंक जो आप रिसर्च करते थे। जो रिसर्च करते थे। मैं BTST भी बताता था तो अगले दिन खुल जाता था। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या था, आपको तो बता ही दिया मैंने, वो AFL का कमाल था। कुछ नॉलेज तो थी मेरे पास, लेकिन वो BTST वाले खेल में ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। तो अभी तक स्टोरी वहीं से चल रही है, जो आपने AFL डिस्कवर किया था एमी ब्रोकर में, वहीं से आप यहाँ तक आ गए। वहीं से मैं यहाँ तक आ गया। हाँ, बस धीरे धीरे क्या समझ में आया कि भाई पंकज, खेल तो मोटा है यहाँ पे। जो कंपनी 11-12 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है, और मेरे आने के 3 महीने बाद उस कंपनी ने 60-70 लाख रुपीज़ 2009-10 के आसपास के बीच की बात है, तो इतना रेवेन्यू करे उसने, तो पता नहीं क्या कर दे वो। सही बात है। तो धीरे धीरे मुझे चीज़ समझ में आ गई। तो मैं, और जब मेरे फ्रेंड सर्कल सब 25-30 हज़ार रुपये का पैकेज पे लगते थे, मेरा सैलरी 85,000 रुपीज़ था 2009 में। आपको ये तो दिख गया होगा कि मार्केट में पैसा है, बड़ा खेल है यहाँ। हाँ, वहाँ से मुझे एक होता है ना, आदमी को जब ऐसा लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंस कि सब कुछ कर सकता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। वहाँ से मैं शिकार हुआ ओवर कॉन्फिडेंस का, एंड वन डे आई लूज 1,85,000 रुपीज़ इन ऑर्चिड केमिकल। एक ही दिन में? क्वांटिटी ज़्यादा था, 1 लाख क्वांटिटी। बड़ा ट्रेड लेना है। वो एमी ब्रोकर में सिग्नल आ गया कि चलेगा। आज ही कमाना है सब कुछ। नहीं, आज कमाना है इसलिए नहीं, हाँ, उस पर कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि फेल तो होना ही नहीं है, कभी गलत ही नहीं होता ये। हाँ, तो फेल नहीं हुए थे उस पर, लेकिन वो क्वांटिटी जो पकड़ गया ना मेरी। अब वो वहाँ से मामा जी का प्रेशर, पहले तो क्या था, ब्रोकर आपको पता ही है मार्जिन का गेम में खेल जाते थे। मामा के पास ब्रोकर की आईडी थी, उसमें 2 करोड़ तक का सौदा डाल सकते थे। तो वहाँ से मामा जी का फ़ोन खड़कता है, क्या हो गया ये वो, फ़ोन आ रहा है, इतनी क्वांटिटी लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने बोला मामा जी कोई बात नहीं, काट दे। वो मामा बोला कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है काट दे। मैंने काट दिया। उसके बाद वो 10% चल गया। वहाँ से एक चीज़ समझी उस दिन कि क्वांटिटी का गेम ना कोई सेट करता है, पकड़ लेता है आपको। वो चीज़ उठा के डायरी में नोट कर दी। तब तक मैंने कोई रिसर्च नहीं करी थी, क्वांटिटी कैसे सेट होती है, कैसे नहीं होती। सब चल रहा था, चलने दो, क्योंकि पैसा आ रहा था। 1 महीना कुछ नहीं किया, आराम से देखा, समझा मार्केट में कैसे काम हो रहा है, पैसा कैसे लूज़ करना है। धीरे धीरे चीज़ समझ आ गई थी कि पैसा लूज़ करने वाला सिस्टम ही पकड़ना है। क्योंकि जो आदमी पैसा कमा रहा है ना, वो कम कमा रहा है, लूज ज़्यादा कर रहा है, तो लूजिंग वाला सिस्टम पकड़ना है और उसका उल्टा कर दो। और एग्जैक्टली मेरे पास जिस सेटअप से मैंने सबसे ज़्यादा पैसे बनाए, एक्चुअल में वो हर उस ट्रेडर का लूजिंग मेथड था जो फोमो का शिकार था। लोग ये बोलते हैं कि हाई पे सेल कर दो, बाय लो से। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, मैं यही करके दिखा दूंगा आपको, हाई से सेल, लो से बाय, लेकिन स्क्रिप्ट मैं पकड़ूंगा। अगर मैं फेल हुआ तब भी मैं पैसा बना लूंगा। इसमें भी एक सीक्रेट था कि भाई
जहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट वहीं पलटा मार देता था मैं, रिवर्स पोजीशन। रिवर्स। बट 2013-14 के बाद मार्केट जैसे ही मोदी जी आए, उसके बाद मार्केट ने ना एक नया सिनेरियो पकड़ लिया। मार्केट की लैंग्वेज जो था ना वो अलग ही हो गया। वहाँ से धीरे धीरे मैंने कुछ चीज़ें समझी, और जो भी चीज़ मैंने मार्केट में समझता गया ना, नई नई चीज़ें, वो मैं डायरी में नोट करता। आज भी मेरे साथ, मेरे पास 12 साल पुरानी मेरी डायरी रखी हुई है। अब जो मैं बच्चों को नया एक सीरीज़ सिखा रहा हूँ अब तक 56 वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट, उस सीरीज़ में मैं वही डायरी का कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ। उसमें 100 पेज हैं उस डायरी में, जो मैंने सारा ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। तो एक मैं बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ। इट इज़ नॉट फॉर द रिटेलर्स, क्योंकि उसका चार्ज 21 लाख रुपीज़ है प्लस GST। तो मैं उसको अभी 15 अगस्त पे लॉन्च करूँगा। उसका फर्स्ट एडिशन मेरे पास है, कुछ मैंने अपने ख़ास बंदों को भेजा हुआ है सिर्फ। उसमें सिर्फ 37 पेजेस है। उसके अंदर वो काला सच लिखा है मैंने मार्केट में, कि एक 100 रुपये का स्टॉक को ना 500 रुपये कैसे टांगना है, 500 से 1000 कैसे टांगना है। तुम नहीं टांग सकते तो कौन टांगेगा, और उसको कैसे देखना है, फाइंड आउट करने का तरीका। जिस मेथड पे मैंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया वो आपकी आंखों के आगे चल रहा है, लेकिन जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा जब तक नहीं दिखेगा। ये सच्चाई है। आप अभी बोलो 30 सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको भी मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, बोले यार इतनी सी चीज़ है, मैं रोज़ बैठता हूँ, रोज़ नहीं दिखता मुझे, बट आई कैन एक्सप्लेन यू इन जस्ट 30 सेकेंड्स। बस आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैं बताऊंगा उसको वैसे फॉलो कर दो। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे सभी आदमियों के साथ कि सुनते कुछ है और उसके बाद अपना दिमाग लगा के उसको कुछ और ही बना देते हैं। इंटेलिजेंसी सोच के उसको वो खराब कर देते। धीरे धीरे समझ में आया, लेकिन पैसे की हवा किसको नहीं लगती। एक टाइम आया 2016, पैसे की हवा हमें भी लग गई भाई। तो आई वॉज इन वेरी लग्जरी मोड। रास्ते में गाड़ी चल रही थी, 2014 में लगी वो हवा। गाड़ी कौन सी गाड़ी चल रही थी उस टाइम पे, डस्टर बहुत चलती थी। नहीं तो 14 लाख रुपए की वो गाड़ी होती थी। तो रास्ते में चल रही थी, हालांकि वो डस्टर नहीं थी, निसान की गाड़ी थी, निसान ट्रेनो। मैं बोला ये गाड़ी चाहिए। तो मेरे दोस्त लोग बोलते पंकज बहुत महंगे। मैं बोला नहीं, यही गाड़ी चाहिए, तुम पैसा बताओ, तुम्हारा भाई चेक देगा, जाओ शोरूम में दो। मेरे दोस्तों ने भी 1.5 लाख रुपए में मुझे वो सस्ती दिलवाई, क्योंकि वो ऑटोमोबाइल में ही थी, उनका DRS कोई कोड वो लग के डिस्काउंट मिल जाता है। उन्होंने मुझे सस्ती गाड़ी दिलवाई। भाई वो गाड़ी ना मैंने कूड़ा कर दी। 10 साल में 50,000 किलोमीटर भी नहीं चलाई वो मैंने। अच्छा। जिसमें मैंने खुद पर्सनली वो 10 भी नहीं चलाई। बस खड़ी रही वो, खड़ी रही, मज़े में खड़ी रही। दोस्त ले गया, लेने का इधर ले शौक गया, था। उधर ले गया, ये ले गया, वो ले गया। जब ऑफिस दूर था तो लेके जाता था, हार्डली 15 किलोमीटर ऑफिस होता था, तो 30 किलोमीटर दिन का एवरेज। तो कहाँ से मैं 10 साल में तो मैं कहाँ 50,000 भी नहीं चला पाता। बट ज़रूरत थी गाड़ी की, बाद में वो ज़रूरत बनती गई गाड़ी की, इधर उधर फैमिली को लेके जाना। वो ज़रूरत के टाइम में वो चलती रही। अभी मैंने गाड़ी भी बेच दी। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी ना घोड़ा। अपने पास सिर्फ स्कूटर है वेस्पा का। जिंदाबाद। उठाया चले गए। तो लाइफ धीरे धीरे इतनी लग्जरी हो गई, लग्जरी लाइफ ने इतना पेन दे दिया कि वो झेल नहीं पाए। तो इंसिडेंट हो गया, फिर यहाँ से वो इंसिडेंट ने मेरी स्टोरी पूरी चेंज कर दी। जब स्वाइन फ्लू हो गया, ICU में चला गया, 7-8 दिन पंखे को घूमते हुए देखा। तो उसने मेरा पूरा जो मेंटली मैं डिस्टर्ब था ना, उसने मुझे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन दे दी कि पंकज जीवन में अब दोबारा से गलती नहीं। 0 से हीरो 3 बार हो चुका है, दोबारा 0 पे है। लेट्स स्टार्ट अगेन, फाइंड आउट द वे एंड गो अहेड। तो फादर को बोला, बचने की उम्मीद कम हो गई थी। फादर को मिलने आए तो बोला कि एक बार बचा लो डैडी, सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस बचा लो आप मुझे। तो धीरे धीरे मैं रिकवर तो हो गया, लेकिन 2-4 बात ऐसी समझ गया कि आपके पास पैसा है ना, तो लोग पूछते हैं तू कैसा है। तो मेरे प्रति लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। मार्केट में एक अफवाह फैल गई कि नाउ ही इज़ फिनिश।
मैं ऐसा बंदा था कि दिन में मैंने 1 लाख रुपए कमाए ना, तो 1 लाख रुपए मैंने उड़ाए भी। उड़ाए भी। बाद में मुझे समझ में आया पैसे की कदर मेरे को तब तक नहीं थी, और सही बताऊं पैसे की कदर मेरे को रियल मायने में कोविड में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आज घर बैठा हुआ हूँ मैं, तो घर पे सेफ वही है जिसके पास पैसा है, तो वो अफोर्ड कर सकता है। हाँ हाँ। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गई कि पंकज पैसे से पैसा बनता है, दैट्स इट। अब ये सीखना है। जब ये सीखने की उम्मीद जगी तो समझ में आया कि यार नॉलेज तो मेरे पास बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए ना जिगर होना चाहिए। वो लगाने के लिए पैसा जिगर होना चाहिए। लगाने के लगाया लिए, और रिस्क लेने के लिए। रिस्क तो कैपेसिटी थी, लगाऊं तो किस पे लगाऊं, हाँ, अंधे घोड़े पे नहीं लगाना। कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि किस में डालें, तो वो कहाँ तब इन्वेस्टिंग का कीड़ा जागा, और कोविड से 1 साल पहले इन्वेस्टिंग का गेम बिठा दिया। वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, सारी इन्वेस्टिंग नहीं, लोगों को ये बोलना आसान है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अगर मैं इन योर पॉडकास्ट में एक मेथड बताऊंगा जो फुल प्रूफ होगा, उसके बाद जीवन में आपको किसी भी तरीके से किसी भी बंदे के पास इन्वेस्टिंग सीखने के लिए या इन्वेस्टिंग जानने के लिए किसी को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यू वॉच दिस वीडियो फुली, मैं बताऊंगा इसमें। तो वो समझा कुछ चीज़ें ना, बोन एंड बॉटम किसी में स्ट्रोंगनेस होती है, तो अच्छी चीज़ें ग्रैब करने की ना, ये अच्छी चीज़ है तो मैं उसको ग्रैब कर, वो इंट्यूशन थी मेरी, जिसको आप तुक्केबाजी बोल सकते हो। लेकिन उस इंट्यूशन को मैंने बड़ी स्ट्रोंगनेस से मेथड के साथ कन्वर्ट करके एकदम फिक्स कर दिया कि अब मैं करूँगा तो यही करूँगा। तो पहला शिकार किया था मैंने C8 का फिर औरोबिंदो फार्मा। तो धीरे 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 वो जब बढ़ने लग गए ना, तो दुनिया क्या करती है, 100 रुपये का स्टॉक 200 हो गया, 250 हो गया, बेच देती है। मैंने 100 रुपये का स्टॉक 1000 रुपये तक देखा, बेचा नहीं। तब मुझे समझ में आ गया इन्वेस्टिंग की पावर क्या है। अब फिर ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा जो इन्वेस्टिंग का ज्ञान देते हैं कि ऐसा मेरे पास कुछ सेपरेट कुछ चीज़ होनी चाहिए जो दूसरे के पास है, लेकिन मेरे को उससे अलग चलना है। वो चीज़ सीख गया। एक ही चीज़ चाहिए मार्केट में, वो चीज़ मुझे पता है आज की डेट में। कौन सा शेयर सस्ता है, कौन सा शेयर महंगा है, यही कला है बस। इसी कला में सब कुछ छुपा हुआ है। इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग उसको बोलते हैं जिस इंडस्ट्री की आने वाले टाइम में डिमांड होती है। बोथ थिंग इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन लोग ना इसके बारे में, पूरी मार्केट में छोड़ो, आप पूरे यूट्यूब में छोड़ो, आप पूरे वर्ल्ड में बुक्स के अंदर कहीं पे ये बात पीटर की, उनका नाम भूल जाता हूँ, हाँ, उन्होंने ये लिखा हुआ है, बट उस बुक में भी इस पूरे मेथड का 10% है। कोई भी आदमी जिसके पास अलादीन का चिराग है ना, तो वो दे ही नहीं रहा मार्केट में। अच्छा, बाहर की फॉरेन बुक के अंदर ही क्यों लिखा हुआ है सब कुछ? इंडिया की वाली स्टोरी कौन क्यों नहीं लिखते? कोई शेयर नहीं करना चाहता है। मैं ये इस बात इसलिए जानता हूँ क्योंकि आई वॉज ऑन द सेम ग्रुप जो इस तरीके का काम करते हैं। दे आर हैविंग 300 CR फंड। उनके थ्रू मैं धीरे धीरे मार्केट में चाल समझ गया। आप मेरे सामने बैठ के 10 ऑर्डर लगा दो, मैं 11वां ऑर्डर आपसे पहले ले लूँगा। चीज़ों को ऑब्जर्व करना। जिस ग्रुप से बाहर निकला उसकी चीज़ें क्रैक करने में 4 साल लग गई थी मेरे को। उसके बाद मैं मार्केट में फुल प्रूफ में आके, मेरे पास जो मेथड है ना, दुनिया की किसी बुक में वो मेथड लिखा नहीं होगा। मैं खुला बोलता हूँ, और मैं इस बात का चैलेंज भी करता हूँ कि आप मेरे से वो मेथड मत पूछो, मेरे पास आओ, आपके सामने करके दिखा दूंगा, पावर देख लेना। फिर शर्त यही है, उसके बाद पूछना मत कि बोलना मत मुझे हुआ क्या और मुझे सिखाओ। देख के चले जाओ बस। डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चन हाउ यू डू दैट। तो ये चीज़ मेरे अंदर कुछ स्ट्रॉन्गनेस पॉइंट मैंने भाप लिया, कुछ वीकनेस पॉइंट ऐसी थी जिसमें मैंने बहुत पैसा लूज़ किया। 2017 नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में मैंने जिसको सिखाया वो आगे बढ़ गया था। उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त पैसा बना रहे थे, लेकिन इमोशन नाम की चीज़ क्या होती थी, कैसे होती थी, पता नहीं था। क्वांटिटी लेने में कभी डर नहीं लगा। आप बोलो अभी कितनी 20 लाख क्वांटिटी किसी स्टॉक में सेट करनी है, मैं कर दूंगा, ज़रा सा भी हाथ नहीं कांपेगा, जबकि सबके हाथ क्वांटिटी में कांपेंगे। मैं पहले ये नहीं सोचूंगा कि स्टॉक क्या करेगा क्या नहीं, पहले क्वांटिटी सेट कर दी।
तो जिसको सिखाया वो आगे बढ़ गया, तो रीज़न फाइंड करने की कोशिश करी कि भाई ऐसा इनमें क्या चीज़ मैं बना देता हूँ जो मैं अपने आप में नहीं खुद बना में पा नहीं रहा। बना पा रहा हाँ। हूँ। वो चीज़ समझ गया कि इमोशन। भैया ब्रदर को बोला ऑन माई बिहाफ यू विल ट्रेड इट, मैं बोलूँगा ट्रेड लगाना है। मेरे सारे ट्रेड पास होने लग गए। मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, अगर मैंने पहली बार में तेरे को बोल दिया स्टॉप लॉस लगा दे और पलटा मारना है, तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान है, तुझे वो स्टॉप लॉस नहीं हटाना। और जो पैसा आ रहा है ना उसको आने दे, उसको आने दे। 3 बजे तक पोजीशन होल्ड करेंगे, देखेंगे क्या जाएगा, लॉस तो होएगा नहीं, ट्रेल एसएल करते हुए चलेंगे। तो ट्रेल एसएल करने की टेक्निक मैंने बता दी थी। जब हम टर्मिनल्स पे काम करते थे तो हर आधे घंटे पहले का एक लो एटीपी का लो लेके ऊपर चलते रहते थे। इन शॉर्ट ये सिंपल फंडा हम लोग यूज़ करते थे। आज भी इसी फंडे को यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन अब इस फंडे को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हर एक आदमी को हर एक चीज़ सही चीज़ पता लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज की डेट में मेरे पास वो सक्सेसफुल मेथड भी है, आराम से मैं काम करता हूँ। इन शॉर्ट मैंने अपनी स्टोरी कम बताई, चीज़ें ज़्यादा आप लोगों को बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता हर एक आदमी ना इमोशन हो, या इमोशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के लिए। वो मेरे उस इमोशन को देख के वो कहेगा यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इट इज़ नॉट अ ईजी गेम। तो ज़्यादा स्टोरी मैं इसलिए नहीं बताता अपने बारे में, क्योंकि सब लोगों की ना वही पैनिक स्टोरी होती है, और आई डोंट वांट टू सी कि लोग ना उससे इमोशनली होके मार्केट में प्ले करें, बिकॉज इट इज़ नॉट द ईजी गेम कि आप सब कुछ उसी तरीके से करो जो आपको सामने कोई आदमी सिखा रहा है, क्योंकि सीखना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ वो मुश्किल है। वो इम्प्लीमेंटेशन में ही सब कुछ वो एक्चुअल गेम है। तो प्रॉब्लम ये आती है आजकल के जो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ना, जो ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अपनी चकाचौंध दिखाते हैं। दूसरे आदमी को लगता है यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कर तुम भी कर सकते हो भैया, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हमने जो पेन देखा है वो पेन तुमने नहीं देखा। सीधा एंड रिजल्ट देख कर के आ रहे हो। इन्होंने वो ओवरनाइट जर्नी नहीं देखी हमारी। इन्होंने कल मैंने बचपन की फ़ोटो दिखाई तो सीधा नेक्स्ट फ़ोटो में जवानी में मैंने BMW दिखा दी। तो बीच का साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से दोबारे साइकिल, वो पूरा पेन का जो पेन वाला जोन मैंने नहीं दिखाया। कितनी रातें लगी जिसके बाद रातों रात अमीर हुए। बस यही बात, एकदम आपने बड़े पॉइंट की बात बोली है कि लोगों की रातें लगना बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपने कहा कि आपकी जो शुरुआत हुई है या आपने सीखा जो है मार्केट में वो लॉस से सीखा है, तो ऐसे कौन से लॉस थे जो आपको सिखा के गए सबसे ज़्यादा? 2017 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ऐसा घमासान तनातनी हो गई कि उसने मुझे 35 लाख रुपीज़ का लॉस दिया। बहुत हैवी पोजीशन था, लेकिन अगर मैं 4 दिन पोजीशन और होल्ड कर लेता, डैट पोजीशन विल गिव मी 2 करोड़ रुपीज़। सिर्फ 4 दिन, सिर्फ ब्रोकर की वजह से मैं पैनिक हो गया। लेकिन उस पैनिक सिनेरियो से मैंने ये सीखा कि जब हालांकि ये आगे मैं पूरा कवर करूँगा, ये सारे फैक्ट्स जितने भी मैंने अपनी 13-14 साल की जर्नी में जो फैक्ट्स मैंने एनालाइज किए हैं, मैं आज वो बताकर जाऊंगा, ताकि इन लोगों को मेरी जर्नी से भले ही कुछ सीखने को ना मिले, लेकिन जो गलतियों से मैंने एक आगे मेथड बनाया है, ये उस मेथड को सीख कर पैसा बना सके। तभी मैंने टाइटल, आप लोगों ने वो टाइटल भी सही सेट किया कि या तो ये लोग आप लोग काम करना बंद कर दोगे मार्केट में, या फिर आप इस तरीके से काम करोगे कि आपसे बड़ा मार्केट में कोई धुरंधर नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझोगे, कितनी भी मार्केट में वोलेटाइल मूव आ जाए, आप आराम से इजी मोड में कूल माइंड से ट्रेड कर रहे हो, राइट। तो उस चीज़ ने मुझे समझाया, 2 देशों के बीच में जब तनातनी होती है ना, तो पंकज 4 दिन और वेट कर लेता ना तो 2 करोड़ रुपए आ जाते। 4 दिन, सिर्फ वो 4 दिन अगर तू अपने माइंड का मेंटल हैरेसमेंट रोक लेता तो 2 करोड़ रुपए आ जाते। सिर्फ वो 4 दिन अगर ब्रदर के कहने पे रिलायंस कैपिटल को 854 में ठोक देता तो वो 100 रुपये में कवर करता। ऐसा हुआ क्या था उस वक्त? मतलब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में टोटल, मतलब आपकी सिचुएशन किस तरह की थी? सिचुएशन ये थी कि मार्केट अचानक से गिरना स्टार्ट हुआ, तो ऑल ओवर द थ्योरी विच आई एम यूजिंग दैट, मैं शुरू से ही चार्ट वगैरह एनालाइजिंग करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी समझ गया था वो चीज़, चार्ट का ट्रैपिंग गेम है। लेकिन आपको फैक्ट्स और सेंटिमेंट्स की नॉलेज नहीं थी हमें,
यहाँ मार खा गए हम। तो जो सेंटीमेंट बिगड़ा ना, वो क्या हो रहा था, सेंटीमेंट नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में लड़ाई हुई तो सेंटीमेंट थोड़ा नीचे आया और ऊपर आ गया। हमने सोचा मार्केट बाउंस बैक हो गई। फ्रंट लाइन काउंटर में सब में बाइंग हो गई, किसी में अल्ट्रा सैमको में 16,000 क्वांटिटी बाय है, रिलायंस इंफ्रा में 24,000 क्वांटिटी बाय, ऐसे करके बहुत बड़ा पोजीशन था 16 स्टॉक्स में। तो धीरे 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 देखो, अरे स्टॉक तो 10% डाउन हो गया यार। तब तक पैनिक नहीं हुई। लास्ट में 8वें दिन जब देखा ना मार्केट गैप डाउन हो गई है, खुल रही है, तो माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया, ब्रदर को बोला काट सब पोजीशन काट, डोंट आस्क मी द रीज़न कि हम होल्ड कर लें या नहीं, तो फ़ोन कर सब पोजीशन कटवा, आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ और झेला नहीं मोर जा रहा है। स्ट्रेस, ये लॉस में रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये काट। मेरे दिमाग में बहुत भड़क हो गई है। इन सिंपल भाषा में ऐसे ही बात करते चिढ़ मच जाती है एक पॉइंट हाँ पे कि कि आप कर, खत्म और करो। 2-3 दिन आराम से बाहर बैठूंगा। भाई लो बुक कर लिया, लॉस हो गया। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, बोला पंकज कैसा काम चल रहा है। मैं लिटरली रोने लग गया। बोला यार, मतलब अभी तो मैं हंस रहा हूँ, मैं उसको रोने लग गया, भाई मैंने लॉस कर दिया और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। और देख मार्केट के बाद आया था, आज 8वां दिन था और मुझे पता था मार्केट रिवर्स होएगी, लेकिन मैं उस पेन को नहीं झेल पाया और मैंने वो पोजीशन काट दिया। और उसी दिन मैं अपने ब्रदर को बोला, हमने पोजीशन काट दी ना, 12:30 बजे के बाद मार्केट देखिए, ये मेरा गणित कहता है कि आज मार्केट तेज़ होगा ज़बरदस्त। मार्केट उठा कर लिया है 4 दिन में, रेट से सब फेंक के ऊपर मारे, क्योंकि टेम्परेरी था वो। उसकी वजह से इंडिया को लॉस थोड़ी ना होना था, सिंपल सी कोई बात थी। डायरेक्ट इम्पैक्ट तो था ही नहीं। इम्पैक्ट तो था ही नहीं। वहाँ से वो कंसेप्ट डायरी में नोट कर लिया मैंने कि जीवन में दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो दुनिया की कोई ताकत पैसा बनाने से रोक नहीं सकती। जैसे ही रसिया यूक्रेन का मैं हुआ वही ना, बोलने वाला था। 2 करोड़ रुपए बनाए भाई। ऐसा ठोक ठोक के माल दिया मैंने कि बेटा तू कर जो करना है। और वही अब जाकर चेक कर लेना, उसमें भी 8 ही दिन कांड हुआ था। वो पकड़ ली मैंने। कोविड आया, अब फैक्ट तो सेंटिमेंट्स तो मैं समझ ही गया, मुझे तो उसी तरीके का लगा वो। मैंने देख लिया भाई करेंगे कांड इसमें भी। धीरे धीरे समझ में आया कि कोविड की स्टोरी अलग है, तो ये जियो पॉलिटिकल इशू, ग्लोबल पैनिक हो रहा है, सबको इफेक्ट कर रहा है। सबको इफेक्ट कर रहा है। तो उसमें भाग गया। तो उसमें 8-9 दिन तक तो मैंने सही किया, उसके बाद में शांति में मैंने अब मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अब ये मेरा डेटा से बाहर हो गया। 8वें दिन तक मेरे डेटा हाँ, में था। फिर मेरे हाथ में लगी एक बुक, नाम नहीं बताऊंगा उस ऑथर का। मतलब काफ़ी कुछ मैंने 20-30% वहीं से सीखा है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कि कैसे काम करता है। तो एक हिंट देता हूँ लेकिन मैं लोगों को कि फिबोनाची नंबर और न्यूमरोलॉजी मैंने सेट करके और गैन एनालाइजिंग के बारे में सेट करके, नोबडी नोज अबाउट इन इंडिया, कि वेरी फ्यू पर्सन नोज कि जो गैन की स्टोरी मार्केट में बाहर आई हुई है, ये वो एक्चुअली गैन की स्टोरी नहीं है। जो रियल एक्चुअल गैन की स्टोरी अलग है। जिस गैन की स्टोरी की आप लोग बात करते हो या कोई भी आदमी बात ज्ञान करता theory, है, हाँ। उस गैन की स्टोरी में एक आर्क नाम की चीज भी है, जिससे प्रिडिक्शन होता था, मतलब भविष्यवाणी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो गैन क्या है? न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ओके। ये कोई नहीं जानता, वेरी फ्यू पर्सन नोज अबाउट दिस थिंग। तो मैंने उस चीज़ को ना थोड़ा देखा, क्योंकि हमारे गांव में ना एक गांव से एक बाबा आते थे, दे आर एस्ट्रोलॉजर। मैंने वही सेम तरीके का सारा सिनेरियो मैंने उनके पास एक किताब में देखा। वो मेरे फादर को देके गए थे, ब्राह्मण आदमी है हम, तो वो उनको देकर गए थे। अब ये नहीं पता वो किस रीज़न से देके गए थे, क्यों देके गए थे। वो मैंने चीज़ समझ ली। वापस से उसी टूल को, वो मैंने किसी एनालाइजिंग बुक से नहीं सीखा, वो टूल था, उस टूल का सही इस्तेमाल करना सीखा। उस टूल ने मुझे बताया इस तारीख में बड़ा गेम होने वाला है। और मैं गारंटीड आपको बोलता हूँ, आज कितनी डेट है? 16 जी। तो मान के चलो एक डेट बताता हूँ आपको मैं, 21, 27 और अगली 4,
देखो बिना चार्ट देखे, 21, 27, 4। हाँ इनके दौरान में बड़ा गेम होगा मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड। ये जो अभी इलेक्शन हुआ है ना, ये मैं प्रूफ तो बाद में दिखाऊंगा आपको कि मैंने कब बोला था, कैसे बोला था। 15 दिन पहले मेरे को पता था सब कैसे होगा, कैसे होगा, मतलब क्या होगा ये तो दुनिया एज्यूम करती है, कैसे होगा मुझे ये पता था। इलेक्शन आएगा, रिजल्ट सीट नहीं आएंगी, मार्केट पैनिक करेगा और वापस से तेज करेगा। क्यों? क्योंकि 2014 में भी यही हुआ था। लोगों ने हिंट नहीं पकड़ा मार्केट में, जो मैंने पहले भी पकड़ा था। जब मोदी जी, हर फैक्ट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। लास्ट टाइम अगर याद हो, संसद में या लोकसभा में मोदी जी ने PSU सेक्टर, LIC और इनके बारे में बोला था, याद है? मार्केट में आया होगा। उस दिन वो हिंट पकड़ा था कि एक बार कोई पॉलिटिशियन आके एक बार बोल दे, फिर हम दिखाते हैं चक्का कैसे घुमाना है। तो अभी रिसेंटली मोदी जी ने HAL के बारे में बोल दिया, और फिगर के साथ, और 4 जून को का नाम लेकर। और अमित शाह सर ने बोल दिया कि मोटा भाई ने निफ्टी का, कि मार्केट देखना क्या होगा, रिजल्ट के बाद देखना मार्केट उसी दिन देख लो। 5 दिन 6 दिन लगातार गिरा था। एक सेंटीमेंट मैच हुआ। दूसरा सेंटीमेंट कैसे मैच हुआ कि पॉलिटिशियन वाला मैंने डायरी में नोट करके रखा हुआ था, वो आया, मैं बोला भैया फुल फोर्स से ना पूरी ताकत लगा दो और फुल जाने दो, दुनिया को किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। इलेक्शन तक मार्केट जाएगा, यहाँ तक कि इलेक्शन जिस दिन पोल होगा ना, उस दिन बाजार हाई पे बंद हुआ तो सब माल बेच कर जाएंगे, क्योंकि अगले दिन माइनस में खुलेगा, और ठीक उसी दिन प्लस करके जाएंगे और उसके बाद चलता जाएगा। सेम 2014 में हुआ था। पकड़ लिया, भाग गए, कर दिया। कुछ हुआ था क्या उस दिन ऑपरेटर्स की तरफ से? सर ये ना देखो, वैसे पूछने का भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि एग्जिट पोल का खेल होगा, जो एग्जिट पोल से रिवर्स, मतलब काफ़ी अलग जो रिजल्ट आया ना, वो हमें भी कुछ सूत्रों से पता चली थी। सर वो बात मैं सूत्र ही बता देता हूँ आपको, आप क्यों इस बात की टेंशन ले रहे? तो उसका भी हिंट हम लोगों ने दिया था यूट्यूब पे, तो पूरा वीडियो बना के डाला था कि 240 के ऊपर, क्योंकि आप मार्केट के लोगों से ज्यादा अंदर तक कनेक्टेड हो, तो ऑपरेटर्स की तरफ से क्या हुआ था तब? देखो पहली बात, मार्केट में कोई ऑपरेटर होता नहीं, मैं आपको सच्चाई बताऊं। पीपल ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड ऑफ, हाँ, मतलब जो लोग मिलके काम, अकेला आदमी नहीं रहता, ग्रुप रहता है। तो भैया कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। 7-8 दिन पहले डिसाइड होता है कि मार्केट में एक र्यूमर्स क्या है। र्यूमर्स ये पक्का था कि इस बार सीट पूरी नहीं आएंगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, या तो 400 पार या फिर 300 बिलो 300, ये कंफर्म था। नो, इसमें नो इफ नो बट था, जो हमारे पास, हमारे ग्रुप के पास था, कि यू हैव टू डू समथिंग। तो अपना यूरोप वाला फंड हाउस और अमेरिका का फंड हाउस, न्यूयॉर्क के 2-3 फंड हाउस प्लानिंग करते हैं मार्केट में। वैसे मैं नाम खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, वो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, नाम लेने की जो लोग गैस कर सकते हैं, आप कमेंट में गैस नहीं, गैस भी नहीं कर सकते, वो दूर दूर तक उनके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं करता। चलिए देखते हैं कोई कर पाता है। वक्त आने पे मैं बताऊंगा, जब मैं मिलने जाऊंगा कि आज मैं यहाँ हूँ, इनसे मिल रहा हूँ, कि उसका आदमी का नाम बताऊंगा। तो डिसाइड ये होता है कि 2014 में जो हुआ सेम वही सिनेरियो करना है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद मार्केट ने एक नया फंटास्टिक मूव ले ली, सिनेरियो बदल दिया। आज भी मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टर की वाट लगने वाली है। किसकी? शॉर्टर्स की वाट लगने वाली है। उसको कुछ समझ नहीं आएगा भैया क्या हो रहा है मार्केट में। जब उसका पेशेंट छूट जाएगा ना, उसके बाद होगा गेम। अभी तो तसल्ली से तोड़ेगा उन्हें, तसल्ली से अभी तोड़ा नहीं, तोड़ेगा। तो सच्चाई ये है कि 7-8 दिन पहले गेम प्लान होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड है। लेट्स सी दी मीडिया, पोलिंग कैसा हो रहा है। तो पोलिंग में ये जाहिर हो गया कि बीजेपी कम आएगी, जाहिर हो गया था ये 3 दिन पहले। तो एक ये क्या होता है, सारा गेम मीडिया के थ्रू घूमता है, जिसमें मैं आने इसी टॉपिक के ऊपर आपको पूरा ब्रीफ दूंगा कि मीडिया लैंग्वेज और मार्केट लैंग्वेज क्या होता है। तो मीडिया के अंदर ये सेट किया जाता है, और हमारे देश के एक्स मिनिस्टर लगा लो आप, मैंने एक्स बोल दिया, एक्स नहीं है वो, करंट में है, बट उनका नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए एक्स। दे सेट दी मार्केट, भैया क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मीडिया में क्या दिखाना है, सेट करो। हर हर मोदी, घर घर मोदी, चलने दो, दिखाओ 400 पार का आंकड़ा, 350 का आंकड़ा, चलने दो मार्केट।
7-8 दिन पहले एक गेम स्टार्ट हुआ था, एफआईआई बेच रही थी 15-20 दिनों से बल्कि, और पिछले 30 सालों में डीआईआई ने सबसे ज़्यादा 40,000 करोड़ का बाइंग किया था। अभी मैं इस बात पे भी आऊँगा कि म्यूचुअल फंड वाले क्या काम करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग दैट। तो इसका एक टॉप सीक्रेट बताऊंगा, लोग गालियाँ भी देंगे मुझे, मैं तैयार हूँ तैयार हूँ। सच बोलने के लिए तैयार सच, हाँ सच, देखो सच पे सच अगर बोला आपने तो गालियां खाने तो के लिए गालियाँ तो ready खानी रहो। है सर। हाँ। सर इन लोगों की हेट से ही मैं आज इस लेवल पे बैठा हूँ। लॉट दो ऑफ 2% लोग भी अगर सही तरीके से सुन लें वो बात, सर उसके लिए 2% 0 पॉइंट आपके इस पूरे वीडियोस पे अगर मेरे इस पॉडकास्ट में एक आदमी भी मेरी बात समझ गया तो अपनी पूरी लाइफ चेंज कर गया वो ट्रेडिंग की। ठीक है, उसके लिए गालियां खाना ठीक गाना है, खाली चलेगा। गाली खाना मैं मंजूर है वो। सेहत है के लिए मेरे लिए ठीक है वो इस पर्पज से। तो सेट होता है कहानी का 15 दिन पहले सारा मामला कि एफआईआई क्या कर रहा है। एक इंस्ट्रक्शन आती है, एफआईआई माल बेच रहा है, भाई तू क्या कर रहा है। तो फ़ोन जाता है दिल्ली से कि भैया काम करो। और यहाँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ मूविंग ऑन द डांसिंग ऑन द दिल्ली के फ़ोन से हो रही है। वो टाइम गया सर जब एफआईआई का बोलबाला और डंका बजता था मार्केट में। अभी रिटेल पार्टिसिपेशन आज बहुत की ज़्यादा डेट में डीआईआई से ऊपर इंडिया में कोई बड़ा मैनिपुलेटर नहीं है, जिसमें बहुत सारे फंड हाउस और ये सब है। ठीक है, ये दे डिसाइड दैट एफआईआई माल बेच रहा है, ऐसे तो खराब कर देंगे मार्केट। उन्होंने 10,000 करोड़ बेचा, तुम 40,000 करोड़ लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो भैया पैसा आ रहा है ना सिप से, उसको लगा दो। समझ गए ना? तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, अभी उन लूप होल्स की भी बात करेंगे। तो दे स्टार्ट डूइंग द प्लानिंग कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। 40,000 करोड़ का बाइंग है, तो 40,000 करोड़ का बाइंग करें तो मार्केट तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा ही ना। बिल्कुल। तो भाई उनको निकालने का तरीका भी होना चाहिए। अच्छा, जिसके थ्रू ये गेम घूमता है वो नहीं चाहता कि कल को ज़्यादा पैनिक सिनेरियो हो जाए तो मुंह फट किसी का नाम आ जाए। तो इसलिए मार्केट वापस से गिरने नहीं देंगे। लेकिन पैनिक पे अपॉर्चुनिटी करनी थी, कुछ माल जो लेकर आए थे देकर प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, क्योंकि अगले दिन मार्केट में पैनिक होना है ये तो उनको पता था। शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा जो 100 रुपये की चीज़ 1,000 रुपये तक देखे यार, उसको पता है कल मार्केट में पैनिक होगा, कल ये 600 रुपये में मिल सकती है, और वो बेचे नहीं। तो वो क्या करेगा, जितना पैसा उसने लगाया उतना पैसा निकाल लेगा, बाकी छोड़ देगा। द सेम थिंग डिड दैट। अगर एफआईआई माल बेच रही थी तो खरीद उतनी क्वालिटी किस में थी जो खरीद सकता था? वो तो यही थे ना, और तो थे ही नहीं, सभी बेचने में लगे हुए थे। तो इन्होंने जब माल बेचा तो खरीदा किसने? रिटेलर ने। वो तो है, क्योंकि आंकड़ा देखना था। आंकड़ा क्यों दिखाया गया रिटेलर को? भैया तू देख ले, तू चल ले, हर हर मोदी घर घर मोदी कर ले। इसकी एक ज़बरदस्त स्टोरी भी है। ये इंडिकेशन हमें 13 मई से ही आने शुरू हो गया था कि गवर्नमेंट जो है नई बैठने वाली है फुल मेजॉरिटी के साथ। और मैं आपको रीज़न बताता भी हूँ, ऐसे कुछ सेंटिमेंट फैक्ट्स। कभी कभी जीडीपी का डेटा आता है, नोट दैट जितने भी जीडीपी डेटा खराब आया है 90% केस में मार्केट प्रीवियस डे में हाई पे बंद करके गया हुआ है। सेम लाइक का सेम थिंग एफओएमसी की मीटिंग आती है, उसमें भी यही करता है। और जब मीटिंग में अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आना होता है तो उससे पहले गिरता है, उससे पहले लो पर बंद करके जाता है कि सब कुछ धराशायी होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टोरी मेरे को क्यों याद है, क्योंकि 2012 से लेके 2014 तक के बीच में यही खेल खेला गया, यही खेल जिसके थ्रू खेला जाता था, दिल्ली के फ़ोन करके और मौसम का हालचाल बताकर कि भैया कल ये बोल देना है मौसम के चक्कर में, और निफ्टी बैंक निफ्टी 5-5 6-6% गिर जाता था, पैनिक हो जाता था। तो ये सारा खेल मैं जानता था, इसके पीछे कोई ना कोई एक आदमी का हाथ तो है। अब क्यों नहीं हो रहा मौसम का इफेक्ट? अभी भी तो मौसम बोल रहे हैं, मौसम के बारे में बताएं। उस पर्टिकुलर टाइम की रेंज में 2012 से लेकर 2015 तक की रेंज में जब एक को पपेट बनाया हुआ था मौसम के बारे में बोल देना, ये खबर दे मौसम के बारे में, मौसम खराब है, ख़त्म। मार्केट ऐसे 2.5-3% तुरंत गिर जाती थी सर जी, और मैं उसमें शिकार भी हुआ हूँ। अच्छा। तो मैंने हर अपनी गलती से कुछ ना कुछ नोट किया, तब मुझे पता लगा कि मार्केट में कुछ तो होता है। हर इलेक्शन से पहले मैंने कई बार ऐसी मूव देखी, निफ्टी 2 से 3 मिनट में 700 पॉइंट ऊपर नीचे कर देता था, वो पकड़ा। लकीली एक बार उसमें मैंने पैसा कमा लिया।
रोज़ मुझे लग रहा था इलेक्शन का मूव होने वाला है, रोज़ कुछ ना कुछ होगा, तो रोज़ 500 पॉइंट नीचे की एक पुट बाय कर रहा था और सेलिंग में लगा रहा था, और जैसे ही वो पुट एक्टिवेट होगा तुरंत बाइंग की साइड में भी सेट किया होता। एक बार वो घूम गया था, 1 लाख के 28 लाख रुपए बना लिए थे सर। 1 लाख रुपए का रिस्क था उसमें टोटल, बाइंग सेलिंग में दोनों साइड में सेट कर। तो क्या था, कुछ फैक्ट्स ना समझ में आ तो गया था, लेकिन हिंट नहीं मिल रहा था, हिंट नहीं मिल रहा था, क्रैक नहीं हो रहा था, क्रैक उसके पीछे का साइंस नहीं समझ साइंस नहीं समझ आ रहा था। तो गुजरात में किसी ऐसे बंदे से मिला जो उसका राइट हैंड था। उस बंदे से जब मिला तो, और मिला किसके थ्रू में, गुरुजी के थ्रू, कि कैसे क्या करते, उन्होंने बुलवाया, बोला ये नया बंदा है, थोड़ा हमारे साथ ऐसे इन्वॉल्व है ऐसे तरीके से कि अच्छा काम करता है। तो उसने बताया, बोला अच्छा ये वो, तो आप इनको तो जानते होंगे। मैं बोला सर मैं तो नहीं। अरे इनको नहीं जानते, यही तो सारा कुछ करते हैं। आई लिटरली शॉक्ड है यार, ये क्या बात कर रहा है। फिर मैं बोला अच्छा सर, तो थोड़ा बातचीत करी तो नाम वाम पता लगा मुझे वहाँ पे 2-3 आदमियों के, और भी हैं, विपुल नाम का बंदा है, गैस कर लेना पूरा नाम। तो आजकल फेमस नाम गुजरातियों का एक ही होता है। तो ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आ गया कि भैया कोई तो पीछे, इनके पीछे रन कर रहा है मार्केट। तो समझ में एक चीज़ आ गई मुझे कि भैया पैसा गलत तरीके से ज़्यादा बन रहा है, सही तरीके से तो बन ही नहीं रहा, तो ये गलत तरीका सीखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जैसे बनेगा वो सीखना पड़ेगा। हिमाम में सब नंगे हैं, और जब सब नंगे हो जाए ना तो अपना भी कच्छा उतार देना चाहिए। सच्चाई है ये, देखो बिल्कुल, क्योंकि यार नंगों के बीच में फिर आप शर्म किस बात की? तो शर्म किस बात की, और ऊपर से फिर ये बात ये ना भाई, जब सबने कपड़े खोले हुए हैं तो कपड़े पहन के हम वहाँ पे बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहते। अलग क्यों दिखे हम? अलग क्यों दिखे? भीड़ में रहो, छुप के रहोगे। हाँ, सिंपल सी बात है ना, भीड़ में रहो, छुप के रहोगे। इसमें हिमाम में और नंगे वाले जो सिनेरियो का जो कंसेप्ट है वो यही है, भीड़ में रहो, छुप के रहो। ठीक है, तो ये सिनेरियो से धीरे धीरे समझ में आ गया कौन कैसे गेम घुमा रहा है। तो इस वाली गेम में भी मेरे को कंफर्म पता था कांड होगा, और मार्केट जैसे ही लोअर सर्किट लगने ही वाला था नीचे की तरफ, तो ये तो नहीं बताऊंगा किसका फ़ोन आया, ये बता सकता हूँ कहाँ से आया। चेन्नई से फ़ोन आता है। ये अभी रिजल्ट की बात रिजल्ट बता रहे भाई, हैं, ये 9% जब ये डाउन फ़ोन हो मेरे गया पास था। आया था हाँ, कि भैया मार्केट 12:30 बजे के बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगा पंकज, 110%। तो मैंने उसको बोला, देख मेरा गणित ये बोलता है कि 12:30 से लेके 1 बजे तक थोड़ा मैं रुकना चाहिए, फिर करेंगे। तो बोलता है पंकज मेरे हिसाब से नहीं रुकना चाहिए। उसका फ़ोन आया था 11:30 बजे। तो मतलब या तो अभी ही करो या फिर कंफर्म होने के बाद, क्योंकि यहाँ से उठाएगा ज़रूर। तो उसने मेरे को एक ही चीज़ बोली, पंकज एक काम कर, भेल 20-25% 30% माइनस प्लस कर ले, REC प्लस कर ले, PFC प्लस कर ले। तो मैं बोला भाई ऐसी क्या खबर है? बोला तू बस प्लस कर ले, तेरे पास 5 मिनट का टाइम है। जब 25% सारे गिरे हुए थे। 30% की साइड में था, सबको डर लग रहा था। उसने बोला भाई पंकज 5 मिनट है तेरे पास, कर ले। आप मतलब मैंने अपने ग्रुप को बोला अरे कर लो यार, अपना बोल रहे हैं तो सीनियर कुछ तो बोल रहा है कुछ तो, वैसे तो वो मेरा जूनियर है, यहाँ सीनियर बोल रहा होगा उसको। तो कर लो, क्योंकि वो अच्छे लिंक में बैठा हुआ है। मतलब कर लो, फुल बिंदास। भाई डरते डरते एक बंदे ने यूँ बोला मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मार्केट में, कभी सरकार ना बने। बोला यूज़ योर माइंड, इनको उनकी सरकार गिराने के लिए सिर्फ 2 या 3 बंदे तोड़ने हैं, और उनको यहाँ से 20-25 बंदे तोड़ने हैं। तो मेजोरिटी कहाँ है? यहाँ। सरकार इन्हीं की बनेगी, फॉलो दी फैक्ट्स। तो मार्केट के बारे में मत सोचो, तुम इसके बारे में सोचो, बाय कर लो। भाई मेरे ख्याल में 5 या 7 रुपए की कॉल होगी भेल की, 30 रुपये मार दिया उसने, 6 गुना। मैं देख के हैरान। वो मैं उसको, अच्छा मेरी जब भी आदत क्या थी, नेटवर्क का जब भी भरपूर इस्तेमाल हम लोग जो एनालाइजिंग जिस तरीके से करते हैं, जहाँ हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं ना, हम पता क्या बोलते हैं, लो सिस्टम बंद कर दे, देखने का नहीं, छोड़ दे 3 बजे तक। हमारी आदत यही है, देखा तो दिमाग में कुछ चलता देखा तो वो 7 रुपये में निकल जाओगे, 10 रुपये में निकल जाओगे। सात का जैसे ही 10 हो गया निकल जाओगे। बजट का फैक्ट बताऊंगा ना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें कि कैसे क्या होता है। तो धीरे धीरे उसको मैं समझ गया उस बंदे को, तो हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में अगर उनको कोई डेट दे दी, दे विल फॉलो दी ब्लाइंडली।
उसने मेरे को कोई स्ट्रोक बताया तो मैं, क्योंकि हम सबका टेक्निक एक ही है, सही बता, बट कभी कभी क्या किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझसे ऊपर इंडिया में कोई अच्छी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। मैं ये डंडा गाड़ के ये बात बोल सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी देते हैं, उनमें से एक प्लेयर ऐसा है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है, वो मेरा ही जूनियर है। 800-900 एपिसोड लिखे हुए हैं उसने, आप उसमें से 100 एपिसोड ऐसे निकाल दो जिसमें वो फेल हुआ हो, 100। सोचो आप कि मैं डंके की चोट पे ये बात बोल रहा हूँ। तो इट इज़ टू पावरफुल थिंग। क्यों? हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास न्यूमरोलॉजी है, हमारे पास ज्ञान की पावर है, और सबसे बड़ी बात हमारे पास हमारा खुद का बनाया हुआ ऑब्जर्वेशन है, जो हमने अपनी गलतियों से सीखा है। और ये लोग मार इसीलिए खा जाते हैं क्योंकि ये लोग गलतियों से कभी कुछ सीखते ही नहीं है। आज आप मुझसे बोलो रिसेंटली पिछले वीक में क्या गलती की, मैंने अभी डायरी में नोट करके आया हूँ मैं कि पंकज ज़्यादा पैसा आ जाए ना, जब एक ट्रेड डालते ही अगर 4-5% की मूव आ जाए 5-7 मिनट में, तो सिग्नल क्या होता है उसका, तो मैंने उसको डायरी में लिख दिया, भैया उसका सिग्नल ये है, लेके पैसा घर सो जा। ठीक है, तो एग्जिट प्लान मेरे पास डिफरेंट तरीके से मैंने बनाए हुए हैं। मैंने पोजीशन कब बनाई है, 9:16 पे बनाई है। मेरे लेने के बाद 4-5% चल गया, तो भैया मैंने कौन सा एग्जिट प्लान यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जब मैं एग्जिट के लिए कुछ चीज़ यूज़ करता हूँ तो उसको मैं फॉर्मूला से डिफाइन करता हूँ, जब मैं किसी को एंट्री के लिए यूज़ करता हूँ तो उसको लॉजिक से डिफाइन करता हूँ। तो इस तरीके से काम करते हैं। बाकी फ्लो में देखो, धीरे धीरे हम अगर ये लोग समझेंगे ना तो एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मार्केट में सारी गेम चार्ट से नहीं है, सिर्फ 1% है। बिल्कुल। वो क्यों है? क्योंकि आपको चार्ट पे भरोसा भी तो दिलाना है ना, भरोसा भी दिलाना है ना आपको, तभी तो आप पिक्चर देख के आओगे मेरे पास। तो चार्ट इज़ द बेस्ट पिक्चर फॉर ट्रैपिंग टू ऑल द रिटेलर्स। क्यों ब्लूमबर्ग के एक असली सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं की जाती? क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में वो डेटा रीडिंग है, उस सॉफ्टवेयर में वो बिहेवियर है जो आप चेयर पे बैठ के इधर उधर नाखून खुजाओगे, ये करोगे, सब कुछ कैप्चर करता है वो। और उसी से मिलता जुलता जो फीचर्स था वो लेकर आया था आई चार्ट, शाउट बॉक्स के नाम से। ओके। और उसी के चार्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर वो एक्टिवेट था। तो बड़े बड़े प्लेयर्स हर जगह गार्ड कर बैठे हुए नजर, कौन आदमी क्या कर रहा है। मुझे आपकी सीधी गेम में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे तो आपको धोना है, तो मैं तो उल्टा ही करूँगा भाई। आप जो करोगे उसका उल्टा करो। आप मेरे सामने बैठ के ट्रेड करो, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, चाहे आप दुनिया भर में कितनी भी एनालाइजिंग सीख के आ चुके हो, कितना भी मेरी तरफ से आप 100% टॉप के ट्रेडर हो, लेकिन आप जब मेरे सामने बैठ के ट्रेड करोगे मैं आप पे बिलीव ही नहीं करूँगा। आपने TCS बाय करा, मैं तो पहले बिना देखे सोचे समझे उसको शॉर्ट कर दूंगा। पहले तो यही करूँगा, फिर 30 सेकंड बाद जब पोजीशन बना ली तो ऐसे लगाऊंगा, 30 सेकंड के अंदर लगाता हूँ मैं। क्योंकि अगर मैं ठीक हूँ, अगर मुझे 30 सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड में मुझे एनालाइज करना है कि वो बंदा वाकई में ही सही है, तो मैं छोटा एसएल लगाऊंगा, और जैसे ही वो मेरा एसएल होगा पोजीशन रिवर्स मार दूंगा। समझ गए ना मेरी बात? डायरेक्ट बिलीव नहीं करोगे, आप टेस्ट करोगे। हाँ, टेस्ट करूँगा। और फिर जब ये बंदा पास हो जाएगा, इसके 10-15 ट्रेड मेरे सामने ऐसे हो गए, या तो फेल या पास, तो मैं एक चीज़ भाप लूँगा कि ये बंदा कुछ तो टेक्निक यूज़ कर रहा है। तो आप जिस टाइम पे बाय करोगे वो टाइम फ्रेम जनरली क्या है, आप 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा है, 1 मिनट कर लिया, सारी चीज़ देख ली, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी देखना है। उसके बाद मेरा ऑब्जर्वेशन की कला मेरे पास है। मेरे सामने आप 5 ट्रेड मार दो, मैं 6ठा ट्रेड बता दूंगा आप किस लॉजिक पे कर रहे हो आपसे पहले। रीज़न यही है कि मेरे पास वो ऑब्जर्वेशन की कला है, पैटर्न पकड़ लूँगा मैं तुरंत। आप सोचो, जब मैं आपको बिना देखे सोचे समझे किसी का पैटर्न पकड़ रहा हूँ, तो मेरे सामने के आदमी को तो मैं तुरंत पकड़ लूँगा। जब मार्केट में फैक्ट्स वाले भी मैंने पकड़ ही लिए, तो ऑब्जर्वेशन की कला तो मेरे पास है ही ना, कि तू इससे ज़्यादा करेगा क्या। अच्छा, कुछ तूने गलती से नई चीज़ टेक्निक अपना दी, तो वो उठा के मैंने लिख ली, अगली बार उसको धोएंगे। तो एग्जैक्टली ये 2 ग्रुप ना, एक ग्रुप चेन्नई वाला और एक ग्रुप दिल्ली वाला,
ये 2 ग्रुप ऐसे बैठे हुए हैं मार्केट में जिनका एक ही काम है इंट्राडे में रगड़ा पट्टी करना। कोई स्टॉक अगर 5-7% चला दिया ना किसी ने, तो ये तुरंत भाग जाते हैं ये किसी ने चलाया हुआ, धो इसको। ये चेन्नई वाला ग्रुप एक्स फाइनेंस मिनिस्टर से लिंक है? हो सकता है सर, हो सकता लुंगी बॉयज़ बोलते हैं हम। लुंगी बॉयज़, है। अच्छा, मुझे लगा ही था वही है। तो अगर ये रैली सच्ची है तो वो 10 मिनट पहले भाव देख लेते हैं कि 10 मिनट पहले इन्होंने क्या एक्टिविटी की है। 10 मिनट पहले एक सर्टेन टाइम क्वांटिटी की एक्टिविटी की है तो इसका मतलब ये रैली सच्ची है, क्योंकि एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर की चाल जानता है और वो उसको धोने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो टाइम गया जब सब मिलके काम करते थे। अब हर कोई एक दूसरे को काटना चाहता हर है। कोई एक दूसरे को काटना क्यों चाहता है? क्योंकि सारी मछली निकली तो एक ही तालाब से है। 92, 96, 2000, 2008, 2002, 1 सब एक ही ग्रुप है। कोई किसी का जूनियर था तो कोई किसी का अकाउंटेंट था, कोई किसी, आज जो बड़े बड़े एस इन्वेस्टर बने हुए हैं, जो आज कई लोगों के गुरु हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के जो गुरु हैं ना, वो अपने टाइम के सबसे बड़े कर्मकांडी रह चुके हैं और उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा पैसा शॉर्ट सेलिंग से बनाया हुआ है। समझ गए? जो आज ये बोलते हैं इंट्राडे से थोड़ा दूर रहो, इन्वेस्टिंग की तरफ जाओ, एफएनओ से दूर रहो, इंट्राडे से दूर रहो, तो उन्होंने अपनी लॉन्ग लाइफ टर्म का इन्वेस्टिंग 99% पैसा उसी से बनाया। उसके बाद उनको समझ में आया इन्वेस्टिंग क्यों समझ में आया। अगर हर्षद मेहता मार्केट में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर नहीं खोलता ना, तो दुनिया की कोई ताकत इंडिया को आगे लेके जा ही नहीं सकती। उसका डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर से जो लिंक था, पीएम से भी जो लिंक था, वो पूरा इतना डीपली था। पहले क्या होता था, बड़े बड़े अर्थशास्त्रों से ये फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ज्ञान लेते थे, पूछते थे कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो भाप गया था कि इंडिया को आगे ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट्स की, इम्प्रूवमेंट के लिए, तो हमें एफडीआई खोलना पड़ेगा। और ये खोल दिया तो हर कंपनी के लिए द्वार खुल गया। हर कोई बाहर से पैसा उठा रहा है, हर कोई बाहर से लाएगा, चाहे सीधे तरीके से चाहे उल्टे तरीके से पैसा तो आएगा। तो ये चीज़ हो गया था। अगर ये चीज़ नहीं होता तो आज जो बड़े एस इन्वेस्टर बने हुए हैं, जो समझ जाओ टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं उनमें से एक सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ी बड़ी बातें करे। अभी पता है क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब उन्हें पता लग गया कि हमारी गेम्स आप लोगों को पता चल गई है। अब तो लोग वो गाना भी गाते हैं। मैं कह रहा हूँ एक 100 करोड़ की पोजीशन लेके जरा बाहर आके गाना गा के दिखा दे तब मानूं मैं, बिना सेटिंग के, बिना कंपनी के इन्वेस्टर और प्रमोटर को फ़ोन घुमाए हुए। भाई तुमने मार्केट में पैसा कमाया है ना, तो एक 10 करोड़ का रिस्क लेके बिना किसी को फ़ोन घुमाए हुए ओपन मार्केट में रिस्क लेके दिखा दे, पोजीशन बना के दिखा दे, तब मानूं मैं। समझ गए ना मेरी बात? बिल्कुल। मैं भी बार बार हैदराबाद जाता रहता हूँ किसी कंपनी की रिसर्च करने के लिए। एम्प्लॉयज़ से बात करता हूँ, मैनेजमेंट से भी बात करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कॉन्फ्रेंस में उस बंदे की बात सुनी थी कि मैं अपने बिजनेस को यहाँ से 10,000 टाइम्स लेकर जाऊँगा। ज्वेलरी के बिज़नेस से रिलेटेड है वो, क्योंकि उसका एक कॉम्पिटिटर भी था, मैं नाम बता देता हूँ, खैर उसका मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ किसी को। स्काई गोल्ड 295 चल रहा था वो सितंबर में लास्ट। तो जब मैं सितंबर में जाना स्टार्ट किया था, मैंने सितंबर अक्टूबर में, तो मैंने देखा ये उसका कॉम्पिटिटर है, दे आर डूइंग वेरी वेल, उससे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको वैल्यूएशन नहीं मिल रही। ओके। तो इस कंपनी को पकड़ लिया। अब उस कंपनी में बैठा हुआ हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, लगा रहा हूँ पैसा, जैसे ही मौका मिलता है खरीदता रहता। रोज़ 1 लाख रुपए का शेयर, 50,000 रुपये के शेयर, जितना प्रॉफिट आता है ले लेता हूँ रोज़ ले रहा हूँ। तो धीरे धीरे समझ में आ गया कि कंपनी में धीरे धीरे पैसा लगाओ तभी पैसा बनेगा, वरना पैसा नहीं बनेगा। और हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना इंडियंस हैं, एक होप के ऊपर ज़िंदा है। वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, बट होप होनी चाहिए आदमी में। बट अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन अ स्टॉक मार्केट, देयर इज़ नो प्लेस फॉर होप। अगर आप होप वाले बंदे हो ना, निकल जाएगा तो मैं तो आपको अजगर बन के खा जाऊंगा भाई। देखो मैं क्लैरिटी से आपको एक बात समझाता हूँ। इंट्राडे में काम करना
वेरी टिपिकल। हम्म कुछ फेसेस ऐसे हैं कि मुझे पता है ज़बरदस्ती किसी ने स्टॉक चलाया उसको मारूंगा, मैं भी पकड़ के दूंगा उसको। 20,000 क्वांटिटी, 30,000 क्वांटिटी, तू चला, कितना चलाएगा। और ज़्यादातर गेम में रिजल्ट वाले सेशन में करता हूँ। तू ज़बरदस्ती चला के देख, रिजल्ट ख़राब है तो वो मेरी खुद का सेल्फ एनालाइजिंग और ऑब्जर्वेशन है कि अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी स्टॉक गिर जाता है, तो ये मेरे पास कला है उसकी। मतलब मैं इस पॉडकास्ट में तो नहीं बताऊंगा, बट दिस थिंग आई विल टेल यू टू यू, यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम जुलाई, आपको समझ में आएगा। ये चीज़ें सबको बताने की नहीं होती, बट यू कैन ईजिली मेक। जिनको पता है उनको पता है। जिन मैं कह रहा हूँ 1% लोगों को ये बात पता है, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। और रिटेलर्स को तो ये बात पता ही नहीं है, सही बताऊँ तो आपको। काफ़ी टाइम लग गया मुझे इस चीज़ को क्रैक करने में, 7-8 साल लग गए मुझे। पिछले 3 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ, मतलब 7-8 साल क्रैक करने के बाद 3 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। नोट अ सिंगल क्वार्टरली रिजल्ट सेशन के एक सिंगल स्टॉक में 10 में से एक आधे में मैं फेल हो गया, नहीं तो जैसे मैंने बोला वो वैसे ही होगा। तो पंकज जी, मार्केट में हम लोग कई बार ये चीज़ देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो आपको पता नहीं कहाँ से आए, क्या करते हैं, कभी नाम भी नहीं सुना पहले, राइट। अचानक से 2-3-5-4 महीने में 5-10 गुना भागते हैं, और फिर जब रिटेल इन्वेस्टर को उस पर ध्यान जाता है, खरीदता है, उसके बाद पूरी की पूरी हवा निकलती है उसकी। तो ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, वारी ले लो। हाँ बिल्कुल। तो आज से अभी जो दिवाली गई है इससे 2 महीने पहले लगा लो, हमारा एक फ्रेंड बैटरी से रिलेटेड काम करता है, इक्विपमेंट उसका कुछ पार्ट बनाता है लिथियम बैटरी का, तो वारी नाम की कंपनी को प्रोडक्ट देता था। उस टाइम पे जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो चार्टेड अकाउंटेंट है मंजीत, तो उसने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक माल वारी को इंडस्ट्री को देता हूँ, तो उसने वो शेयर 295 के आसपास दिलवाया लोगों को। आप यकीन नहीं मानोगे वो शेयर 2,000-3,000 कब हो गया। लोग अब वारी की बात करने लगे हैं, लोग ये भूल जाते हैं, ये इन्वेस्टिंग में मैं कवर करूँगा खैर। तो दिस इज, हर एक रैली जरूरी नहीं है किसी ने पंप किया हो। अभी वारी का एग्जांपल ही मैंने आपको क्यों दिया, बिकॉज दैट इज द ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ठीक है, जहाँ पे जेन्युइन रीजन, जहाँ पे जेन्युइन रीजन है, क्योंकि आपको जेन्युइन रीजन भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। हर एक बंदा तो जरूरी नहीं है ना एक जैसा, हर चीज जो ऊपर जा रही है वो नकली नहीं नकली नहीं है। क्योंकि अगर नकली है तो फिर तो विश्वास ही उठ जाएगा फिर तो सबका। किस्सा स्टार्ट करते हैं, सुजलून से ही ले लेते हैं। ये भी सुजलॉन है, जेपी एसोसिएट्स हाँ है, सबके प्यारे दुलारे। हाँ, और वो छोटा एल&टी कह के जैसे पुंजलोइड फंसाया था। तो ये सब उसी कैटेगरी के स्टॉक हैं, उसी के चड्डी वड्डी आ रहे हैं एक ही थाली के। पुंजलॉइड का दर्द तो बहुत लोगों के दिल में है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हर रैली के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, बिना उसके कोई कुछ नहीं करता भाई, ये तो मान लो। सुजलोन को चलाने वाला आदमी कौन है, जेपी एसोसिएट को चलाने वाला आदमी कौन है? नहीं, इन दोनों में से एक को चलाने वाला आदमी का हाथ तो आईसीआई बैंक का है। ओके। देखो मैं तो खुला नाम बोल रहा हूँ, जो डेटा मार्केट में अवेलेबल है वो मैं बता सकता हूँ, है, बस आपने एनालाइज कर लिया, बस एनालाइज कर लिया। अच्छा, ये काम होता कैसे है ये समझना है पहले। कैसे होता है, मान लो आप कंपनी के 2 प्रमोटर हो, आप मेरे पास आए, मेरे को बोला कि भाई मुझे कंपनी वैल्यूएशन दिलवाओ, मेरे शेयर का प्राइस ये है। वो बोलेगा हो गया, हो जाएगा। कितना % कंपनी का इक्विटी स्टेक, ध्यान से समझना इस बात को। एक्चुअल में रोज़ मार्केट में इसी तरीके का एक ना एक बंदा शिकार हो रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैं जानता क्या, मैं ऐसे आदमी में बैठता हूँ जो ये काम करते हैं, ठीक है, बट मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट आई नो वेरी वेल, मेरे सामने बैठ के टॉक होती हैं। कितना स्टेक है वो बता दो, वो बोलेगा भाई मेरे पास कंपनी का 35% स्टेक है, 10% स्टेक हमें दे दो। ओपन मार्केट में हैंड एक्सचेंज बोलते हैं उसको, हैंड एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। उसके बाद एक बड़ा प्लेयर आता है जिससे ये पता लगता है कि ये बंदों ने किया है। अब ये स्टोरी कहाँ से आउट होती है, एक्सचेंज से। भाई आईसीआई बैंक ने 16,000 करोड़ रुपए XYZ शेयर में लगाए हैं, समझ जा। बल्क डील वगैरह और ये ब्लॉक डील। हाँ,
चाहे कैसे भी हो, सब कुछ दिखेगा ओके। उस डेटा में, सब कुछ दिखेगा। हाँ, वो शेयर होल्डर में आ जाएंगे। जो मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें सब कुछ दिखेगा। हालांकि मार्केट में एक और अवेलेबल है एक चीज़, उसमें भी सब कुछ दिखता है, लेकिन मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, कॉल कॉन्फ्रेंस वगैरह वो सब। तो उससे पता चल जाता है, एक्सचेंज से रिपोर्ट जाती है, भाई उसने कर लिया है, वो घुस गया है। तो अब कहानी स्टार्ट होती है। अब काम क्या करता, अब आता है रोल ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर शायद आप उसको अपना दोस्त समझते हो, बट एक्चुअल मायने में वो दोस्त है जो एड़ा बन के पेड़ा खाता है आपको। समझे? तो ब्रोकर क्या करेगा, अपने सभी ग्रुप में घुमा देगा कॉल। सबसे बड़ी बात, ब्रोकर जो उसका एक्चुअल ओनर होता है, प्रमोटर होता है, इन्वेस्टर होता है, सबके पास वो स्टॉक जाएगा, बाय करेंगे बिलो दी 1% क्वांटिटी। इसका भी खेल समझाऊंगा आपको मैं। होगा, स्टार्ट होगा, पंपिंग होगा, धीरे धीरे 4 रुपये का, 8 रुपये का स्टॉक है, 25 रुपये, 30 रुपये होगा। क्या होगा उसके बाद कि एक सर्टेन ऑफ टाइम आएगा कि 8 रुपये की चीज़ 14 रुपये हो गई, 16 रुपये हो गई, 20 रुपये हो गई। अब कहानी स्टार्ट होती है रिटेलर से। मार्केट में यूट्यूबर्स का गेम स्टार्ट होता है। ये मेरा पेनी स्टॉक मैंने 8 रुपये में बताया था, 20 हो गया, अभी भी बता रहा हूँ ये 60 हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोस तो ऐड लगा के चलाई जाती है। ऐड लगा के चलाते और चलाते हैं। हाँ, 2-3 को तो पास्ट में हमने भी एक्सपोज किया था। हाँ। बट फिर दिक्कतें होने लगी तो नहीं, हमने थोड़ा। दिक्कतें तो देख लेंगे। दिक्कत तो अपने साथ तो आदमी ऐसे बैठते हैं जो तैयार हैं दिक्कत देखने के लिए। अपने साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। आपको क्या लगता है 100 रुपये का स्टॉक को 500 रुपये कौन करता है? जब सारे रिटेलर एक ही रेस में भागते हैं, मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं वो मैं के चक्कर में आपने, अरे तेरे भाई ने 16 रुपये में लिया था, 20 है, जिसको अभी भी दिखाया ले ले। उसने 20 में लिया। अरे तेरे भाई ने 20 में लिया था, 24 है, जिसको दिखाया उसने 24 में लिया। अबे ये ले ले, सब लोग बोल रहे हैं ये 100 रुपये हो जाएगा। ऐसे वो रैली आती है। फिर जितना पैसा लगाया जाता है उतना पैसा उससे निकाल लिया जाता है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट्स को छोड़ा जाता है। पहली चीज़ ये समझ लो। इन्वेस्टमेंट सेफ, क्योंकि येस बैंक के केस में भी यही हुआ था। जब 7 पास ने आके उसके अंदर पैसा लगाया तो भैया 15 रुपये की चीज़ 85 रुपये हो गई। पैसा लेकर निकाल कर तो चले गए ना वो, जितना पैसा लगाया था। अब तो होल्डिंग पड़ी है भाइयों की, स्टेक का स्टेक है। समझ गए ना? तो तरीका यही है सभी लोगों का कि मार्केट में कुछ अगर फ्लक्चुएशन करनी है। देखो, अगर मुझे आपको फंसाना है तो मेरा तरीका भी सेम है, और आपको किसी और को फंसाना है तो आपका तरीका भी सेम है। अब इनको पता चल गया कि हम दोनों एक ही तरीके से फंसा रहे हैं। इन्होंने मेरा फुटप्रिंट पकड़ लिया। इन्होंने देखा या तो ये फंसाएगा मैं तब एंटर करूंगा, या ये फंसाएगा तब एंटर करूंगा। तो इनके लिए तो वो मेथड हो गया ना। तो एग्जैक्टली पब्लिक को ये समझना चाहिए, पेनी स्टॉक से दूर रहो। अब पेनी स्टॉक की डेफिनेशन क्या है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इनको लगता है हर एक स्टॉक पेनी है। ऐसा स्टॉक जो मार्केट में पहले कभी 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये का हो, या 500 का हो, जो स्टॉक अपने हाई से 80% नीचे गिर गया हो। दिस इज द रियल कोल्ड ऑफ पेनी स्टॉक। एक तरीके से कंपनी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गई हो एक हाँ। टाइम पे। अब 5 रुपये वाला या 20 रुपये वाला या 50 रुपये वाला स्टॉक पेनी स्टॉक में नहीं आता, क्योंकि वो हो सकता है 1 रुपये से 5 रुपये पे आया है। यार देखो ना, जो कंपनी 30 साल 40 साल से काम कर रही है, ये मैं इन्वेस्टिंग के पार्ट में कवर करूंगा, खैर काम कर रही है, तो मैं उसको पेनी स्टॉक कैसे बोल दूं? वो तो कंपनी का प्रमोटर या इन्वेस्टर लाइमलाइट में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको वैल्यूएशन नहीं मिल रही ना। काम तो वो करके अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट तो दे ही रही है। हाउ कैन यू से दैट कि ये पेनी स्टॉक है? बर्बाद थोड़ी हुआ था वो। हाँ, या कोई स्कैम नहीं किया, तो फ्रॉड नहीं मार्केट में मैं यही बोल रहा हूँ। अभी मैं एक सीरीज़ जो लेके आया हूँ लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अब तक 56, मैं उसमें लोगों को स्क्रैच से बता रहा हूँ जो इन्होंने सीखा है ना मार्केट, कि मार्केट होता क्या है, मार्केट है क्या, इन्होंने गलत सीखा हुआ है। ये मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, मैंने उनको बोला यार एक काम कर, मैकडोवेल की स्क्रिप्ट लगा, उनको कंपनी का नाम ही सर्च करना नहीं आ रहा। मैंने बोला REC लगा, REC LTD लगा, अल्ट्रा सैमको लगा, सुना ही नहीं कभी नाम, सुना ही नहीं। क्या मार्केट देखा तो है? क्या मगरमच्छ बनेगा रे? कंपनी के नाम पता कंपनी के नाम पता नहीं है, तुम मार्केट में काम करने आते हो। तो मार्केट की सही लैंग्वेज समझाने के लिए
मैंने 17 से जिस तरीके से मैंने मार्केट में सीखा, मैंने उसमें से टेक्निकल पार्ट हटा दिया, क्योंकि जो पार्ट वेस्ट था वो मैंने हटा दिया। सिर्फ 5% है, ताकि आपको लूज़र की भी थोड़ी साइकोलॉजी पता हो। समटाइम्स फ्यू थिंग्स इज़ वर्किंग, लेकिन वो उनके लिए वर्क नहीं करेंगी, तुम्हारे लिए करेंगी। तो धीरे धीरे मैंने एक चीज़ समझ ली है, लोगों को समझाएंगे, लेकिन ऐसा बंदा मेरे को ज़रूर ढूंढना है जिसको वाकई में ही ज़रूरत है मार्केट में समझने की। क्योंकि हम बंदे बनाते हैं अपने जैसे। सिखाया, हाथ नहीं छोड़ा उसका, हमने सिखाया तो उसको पकड़ के रखा, क्योंकि वक्त आने पे वो मेरे काम आएगा। इसलिए मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो मार्केट में ना हर एक आदमी यही सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो गलत होता है। पेनी स्टॉक देख के सोच के जो वो चीज़ ले रहा है, वो हो सकता है जो चीज़ को पैसे दे रहे हो वो पेनी स्टॉक नहीं हो। अब मैंने पेनासोला लैंड लिया था फुल रिसर्च करके, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, 22 रुपये में, 22 से 72 हो गया वो मात्र 3-4 महीने के अंदर। मैंने वो पेनी स्टॉक तो समझ के नहीं लिया था। मैंने कंपनी का पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर सब चीज़ देखी। ये सब चीज़ें जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में मैं फाइंड करता हूँ और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में फाइंड करता हूँ, वो टूल इस्तेमाल करके मैंने देखा स्टॉक तो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी बहुत कभी पहले मैंने ट्रेंट लिया था 15-20 रुपये में। मुझे पता है उसकी वो वैल्यू इन्वेस्टिंग ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाला फैक्टर था, उसमें आने वाले टाइम में ग्रोथ आने वाली उसमें। तो मैं करूँगा ना काम। मैं पेनी स्टॉक सोच के क्यों लूँ? मैं क्यों 1 रुपये का स्टॉक लूँ और वेट करूँगा 100 रुपये हो जाए? मैं लूँगा 5,000 का स्टॉक और 25,000 पर बेच दूंगा। सही बात। किया है मैंने ये काम। डिक्सन में 5,000 का लिया था, 25,000 में बेचा था। स्पिल्ट होके वापस से 5,000 आया था। हाँ, अभी वापस जा रहा है। टाइड वाटर लिया था 6,000 रुपये में, याद है मुझे, 14-15 हज़ार रुपये पे बेचा था। मात्र 1 महीने से का टाइम के अंडर था वो। ऐसे बहुत स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में जो अभी मुझे 1500, 1600, 600, 300 मैं दिखाऊंगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो ऐसा है, ऐसा कर सकते हो आप भी, लेकिन आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए। जिगरा कब आएगा? जब आपके पास वो फुल प्रूफ नॉलेज होगी, तभी आप मार्केट में पैसा बना। लोग ले तो लेते हैं पर होल्ड नहीं कर पाते, बस यही कमी है सब में। अच्छा, वो फोमो को किस तरह से हटाया जाए? जो फोमो आता है कि मुझे प्रॉफिट मिस ना हो जाए मेरा। सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सब लोग बात करते हैं फोमो की, फियर एंड ग्रीड की। तो फोमो कंट्रोल करने का मेरे पास एक बेहतरीन प्लान है। उसको सिर्फ 15 दिन प्रैक्टिस करनी है। ट्रस्ट मी, दोबारा अगर फोमो आ गया उसके माइंड में तो आप आगे मुझे बोल देना यू आर फेक पर्सन। लेकिन उसको 15 दिन फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़, उसको ये मानना पड़ेगा चार्ट के बेस पे कुछ नहीं होता। अब वो ये बोलेगा, उसका पहला सवाल आएगा कि मैं काम कैसे करूं। फिर उसका इस सवाल का आंसर मैं दे दूंगा। मैं सिखाऊंगा कि लॉजिक्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे करी जाती है और फुटप्रिंट कैसे पकड़ा जाता है। पहले तो ये समझ, मार्केट 100% में से 90% फेक है। जो रैली दिखे वो फेक है, पहले मान ले। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा 100% फेक है। मैं कह रहा हूँ 10% सही है, लेकिन तुम ये मान लो 90% फेक है। तुम्हें वो 10% पकड़ना ही नहीं है। ईच एंड एवरी रैली फेक। कोई स्टेक शेयर ऊपर चल रहा है, बेच, नीचे घुस रहा है, ले ले। 90% तो फेक ही है मार्केट। अगर 10 दिन वो इसी प्रोसेस से इस स्टेप को फाइंड करके काम करे, उसने एक ही चीज़ पकड़नी है। जो स्टॉक अचानक से 2-3% भागा हो, उसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए बेच दे। सी योर सेल्फ, नीचे गिर रही है, ले ले, देखो क्या होता है। लेकिन उसको एक स्पेसिफिक टाइम जोन अवॉइड करना है। रिजल्ट सेशन में गलती से भी ऐसा नहीं करना। रिजल्ट सेशन में जो स्टॉक नीचे चले उसको नीचे चलाओ, जो ऊपर चले उसको ऊपर चलाओ। ओपनिंग बेल में जिसका कल आया हो रिजल्ट या वो, उसमें नहीं करना ही है, उसमें गड़बड़ी नहीं करना। क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं 10% जहाँ चलता है वो ये जगह है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है पूरे 10 दिन। उसके बाद आपके पास रह गए 5 दिन और 5 दिन आपको बाहर बैठ के मार्केट देखना है कि पिछले 10 दिन जो मैंने किया है वो अगले 5 दिन में बिना काम करे मैं देख पा रहा हूँ क्या। मार्केट बुलाएगी बट जाने का नहीं। वो कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो यहाँ पे काम उल्टा करना है आपको। मार्केट आपको बुलाएगी 5 दिन बाद, आपको जाना है,
लेकिन उस तरफ नहीं जाना जिस तरफ वो बोल रही है, उल्टा खेल खेलना है। आपको इस प्रोसेस को 15 दिन फोमो को कंट्रोल करने के लिए करना है। उसके बाद आपने एक फंडा अपनाना है जिसको लोग रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को मिक्स कर देते हैं। तो मैं इसका एक प्रॉपर तरीका बताता हूँ। आपने कभी भी कोई भी पोजीशन प्लस कर ली, XYZ 100 रुपये पे प्लस कर ली, उसका स्टॉप लॉस आपने 2 रुपये का सेट किया है, यानी 98। आपने पर ट्रेड में रिस्क लिया है 1000 रुपीज़, तो 2 रुपये के इंटू कर दो उसको, तो 2000 का रिस्क हो गया। जब एंट्री आपने 100 रुपये पे लिया है और 102 रुपये हो जाए, तो सबसे पहले गलती लोग क्या करते हैं, कोस्ट का एसएल लगा देते हैं। ये नहीं करना। कोस्ट का एसएल क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको डर है कि मुझे लॉस ना हो जाए। पहले इस चीज़ को ही काटना है। जो आपका 2000 का लॉस है, 2 रुपये का एसएल है ना, उसको उठा के पहले हाफ कर दो आप, 1 रुपये का एसएल कर दो, 1000 रुपये का रिस्क हो गया। अब आपका ट्रेड आपको 3000 रुपये देने लग गया, ऑटोमेटिकली रिस्क तो आपका 1:3 हो गया, हो गया। अब 1:3 मैं कह रहा हूँ 1:4 जब हो जाए अभी, मतलब एक्चुअल में जिस सेटअप से हमने काम किया था सिनेरियो से, उससे 1:2, लेकिन जब वो हमने जो ट्रबल शूटिंग करी उससे 1:4 हो गया। तो वहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करके 50% क्वांटिटी का कोस्ट पे एसएल लगा दो और 3 बजे तक पोजीशन होल्ड करना है, बीच में एग्जिट नहीं करना। अगर उसको एग्जिट करना है तो उसको एक सिंपल एग्जिट फॉर्मूला दे देता हूँ मैं, ठीक है। उसको क्या करना है, 5 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहा है तो 13 SMA, जैसे ही नीचे क्लोज हो जाए कोई भी प्राइस उससे कैंडल, तो उसको एग्जिट कर देना है। या फिर 15 मिनट के चार्ट में 8 डे का मूविंग एवरेज, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से उसको करना है। और तीसरा एग्जिट प्लान दे देता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में 13-3 का सुपर ट्रेंड का लगा कर बैठा रहेगा, ठीक है। हालांकि सुपर ट्रेंड में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग गेम करते हैं, लेकिन मैं बेहतरीन 8 साल से इस सेटअप को इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। माइंड ब्लोइंग, इससे ज़बरदस्त इमोशन कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है। और ये सोच कर ट्रेड डालना है कि जो सेटअप मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे बड़ा मार्केट में किसी के पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस से, क्योंकि सारा गेम ना कॉन्फिडेंस का ऑर्डर पंचिंग में है। वो 5 सेकंड आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर दिया ऑर्डर पंचिंग करते वक्त, क्या मुझे इसमें लॉस हो सकता है, एसएल लगाते ही मेरा एसएल तो नहीं खा जाएगा, वहीं डगमगाए और ख़त्म। वहीं वो आने ही नहीं देना आपने पहले ही माइंड सेट कर लेना है, जैसे ही मेरी प्राइस से ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस तो मैं आधा कर लूँगा। अगर उसने 25 से 30 ट्रेड मेरे कहने पे इस पे चढ़ा दिया, और भाई मैं ये खुल के कह रहा हूँ, मैं ये बात बोलता नहीं हूँ कि लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाए, मत हो मुझसे इन्फ्लुएंस। मैं कहता हूँ जिस आदमी को ये प्रॉब्लम हो मेरे पास आ जाओ दिल्ली, 15 दिन में बैठ के, आपकी ये प्रैक्टिस नहीं हो रही हो आपसे, मैं करवा दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं अपना 50,000 वाला अकाउंट फंड वाला उसको दे दूंगा, तू मेरे अकाउंट में कर, लॉस प्रॉफिट मेरा सारा, भूल जा। ये रिटेलर 1 महीने में जितना लॉस करेंगे ना, मैं 2 ट्रेड में वो पूरा कर दूंगा। मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को तो उनको यही बोलता हूँ, तुम काम करो, डरने का नहीं। तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, तुम चाहे 2 लाख का लॉस कर दो, मैं अभी 1 ट्रेड में रिकवर करा दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में, और मैंने किया भी हुआ है। लोगों ने चमत्कार देखा भी है मेरे हाथ से। मैं बताऊंगा अभी किससे आपको, बजट वाले दिन के। सिर्फ मैं एक ही दिन लाइव करके दिखाता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि बजट पे आ जाओ, 3 लाख रुपए लूँगा, गारंटीड, सामने बैठ के ट्रेड करके दिखाऊंगा। 3 दिन का वर्कशॉप करता हूँ मैं, ठीक है। मतलब उसमें फैक्ट्स और सेंटिमेंट्स जो आज मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ लोगों को बताकर जाऊँगा, उसमें मैं चार्जेबल करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेनिंग मैं भी देता हूँ, लेकिन मैं वैसा ट्रेनर नहीं हूँ कि ट्रेनिंग्स के पैसे से ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कर गई। कि वो होता है ना, सारा गेम डर का ही तो है। मुझे जहाँ ट्रेनिंग से 10 करोड़ रुपए आने लग जाए, मुझे ट्रेडिंग में करोड़ रुपए का रिस्क लेने में घंटा डर लगेगा मुझे। बिल्कुल। आजकल कोविड में आप लोग जिनको अपना गुरु मानते हो वो कोविड में पैदा हुए हैं, तो उनका तो डर है ही नहीं। रेफरल इनकम बहुत सारे हैं यार, ये सब खैर रेफरल इनकम की तरफ मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे आदमी जो मार्केट में लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो भी रेफरल इनकम कर रहे हैं। गलत या सही नहीं है, यूज़ करने का तरीका है। रेफरल इनकम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बंदों को नॉलेज दो बढ़िया। वही वाली बात है कि हथियार गलत नहीं है, पर उठाया किसने उसके ऊपर। हाँ, आप उसको गलत तरीके से चलाना सिखा रहे हो लोगों को, तो वो नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे हमें ये सेट करना पड़ेगा सारी चीज़ें, कि अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको एक चीज़ पे फोकस रखना पड़ेगा
वो है कॉन्फिडेंस। हम्म आपको ट्रेड डालते ही ये माइंड में सेट कर देना है मैं चैंपियन हूँ। एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब वो नहीं इफ बट नो इफ नो बट। इसलिए मैं जो सेटअप सिखाता हूँ लोगों को, उसमें सिलेक्शन पार्ट अलग है, फिल्टर पार्ट अलग है, और एग्जीक्यूशन का सिंपल पार्ट है। उसमें नो इफ बट वाला सिस्टम ही नहीं है। इसलिए मैं एक गेम क्लैरिटी से समझाता हूँ कि मैं कई बार बोलता हूँ कई वीडियोस में अपने कि भाई पैसा बनाने के लिए ना स्टॉक सिलेक्शन और कॉन्फिडेंस चाहिए बस। स्टॉक सिलेक्शन तो मैं सिखा दूंगा, कॉन्फिडेंस भी सिखा दूंगा। जिस आदमी को शक हो मेरी काबिलियत पे वो मेरे पास आ जाए ना, सबसे पहले कॉन्फिडेंस ही सिखाऊंगा, स्टॉक सिलेक्शन तो बाद में सिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस आती वो कहेगा अरे तूने जो बताया मुझे कॉन्फिडेंस है तेरे ऊपर, चल जाएगा, लगा देगा वो ऑर्डर। अभी मेरे ऑफिस में 12-13 लोग आ रहे हैं मेरे से ट्रेनिंग के लिए, सीख रहे हैं। वो बोले सर ऑर्डर लगा दें। मैंने बोला भाई 10-10 लोट 20-20 लोट टीम को बोला इनके अकाउंट में ऐड करा। तो बोले इनसे कराऊँ मैं, हम करें? बोले इनसे कराना, दिखा इनको एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऑर्डर पंच करते वक्त क्या सोचता है, इनके बाद मैं करूँगा। 9 रुपये की चीज़ थी, उनसे ली नहीं गई, 12 रुपये हो गई। 12 रुपये पे फिर भी मैंने बोला 12 रुपये पे लो। जब मैं बोला ना मैं खुद आया, खुद आके 12, अरे करे क्यों नहीं, मेरे सीखना है या नहीं सीखना, कल आना है नहीं आना? बोला आना है, 12 रुपये पे कर तू। अब ये लॉस होगा प्रॉफिट होगा मैं नहीं जानता, 12 रुपये पे पहले कर। जैसे ही मैंने बोला उसने तुरंत 20-20 लोट, 15-15, 20-20, 30-30 लोट करने चालू कर दिए। जैसे लिया मैं बोला 18 में लगा दे, बिक गया माल। तो बोले सर ये कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? मैं बोला यार एक बात बताओ, तुम्हें 8 रुपये में चीज़ बताई, तुम 12-14 रुपये में आके ले रहे हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ ले लो। मैं 8 रुपये से लेके बैठा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ आज इसका दिन है ये चलेगा। फिर बोले सर हम क्यों नहीं कर पा रहे? मैं बोला तुम क्यों नहीं कर पा रहे पता है, चीज़ें तुम्हें भी सिखाई हैं, बताओ ये HL वाला शेयर तुम्हारे लिस्ट में है या नहीं है? बोला है। तो मैं बोला फिर तुमने पैसा छोटा क्यों बुक किया? तो फिर उनको गलती बताई। मैंने बोला अभी तक मेरा ट्रेलिंग SL बोल रहा है लॉन्ग रहे। वो कह रहा है बार बार घुस इसके अंदर, क्योंकि हर बड़ा टाइम फ्रेम एक छोटे टाइम फ्रेम से गुजर के निकलता है। और छोटा टाइम फ्रेम क्या करता है, हर उस बंदे का SL मारेगा जो स्विंग ट्रेडिंग करके लेने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो हाई बनाता है तो ग्रीन लाइट रेड लाइट करके हम सेटअप्स को याद रखते हैं। तो जैसे ही ग्रीन लाइट रेड लाइट होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा और लोगों से सुना होगा कि लॉस में एवरेज मत करो, प्रॉफिट में एवरेज करो। भाई आई एम दी पर्सन, प्रॉफिट में क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, लेकिन आपके पास सेटअप ज़बरदस्त होना चाहिए। जो क्वांटिटी मैं ऐड करूंगा उसका स्टॉप लॉस मेरे ट्रेलिंग ही रहेगा ओरिजिनल, पूरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस की तरफ नहीं लेके जाऊंगा मैं उसको, क्योंकि मैंने वो उसी के चक्कर में किया है। बस इतनी सी बात मैंने समझनी है। ट्रेड डालते वक्त 5 सेकंड अपने माइंड को होल्ड रखना है मुझे। नो इफ नो बट कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कुछ नहीं करना, पेपर लिया, पेन लिया, स्टिकी नोट लगा के अपनी स्क्रीन के आगे रख दिया और उसमें 2 बातें लिख दी, डोंट डू एवरेज इन लॉस, बी मतलब बिलीव ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सिस्टम, फेथ ऑन योर लॉजिक्स, दैट्स इट। ये 4-5 वर्ड उसको समझने पड़ेंगे, उसको समझाना पड़ेगा भाई तू चैंपियन है, भाई तू चैंपियन है। जैसे छोटे बच्चे को बोलते ना, वो स्विमिंग कराओगे तो वो स्टार्टिंग में डरेगा, सीखने के बाद भी डरेगा। जब उसको बोले अरे तू चैंपियन है यार, इतना सीखा, चैंपियन है तो कूद जा, कूद जाएगा वो। सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही होता है, सारा तो कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है बस। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ कॉन्फिडेंस देता हूँ। मेरे स्टूडेंट, मैं ही नहीं, जो कला मैं करके आगे बढ़ा हूँ, मेरे स्टूडेंट वही कला को इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 10,000 से 1,00,000 23 बार बनाए, फिर 50,000 से 80 लाख एक बार बनाए, और दोबारे 50,000 से 32 लाख रुपए भी बना रहा हूँ, और 50 लाख तक लेके जाऊँगा। मतलब ये मैं अब ज़्यादा दिन की नहीं बता रहा, 3-4 महीने हुए मुझे ये, जनवरी से लेके अब तक लगा लो आप, 6 महीने हुए। 6 महीने, और 3-4 महीने में मैं 50 लाख रुपए बना दूंगा उसको। लेकिन मैंने जिन लोगों को सिखाया, अभी मेरे स्टूडेंट एक काम कर रहा है ज़बरदस्त, 1 लाख से 7 लाख रुपए उसने बना दिए। वो तो मेरे से भी तेज कर रहा है, क्योंकि तेज करने का एक रीज़न भी है। जिस फेस में वो आया उस फेस में
हाई वोलेटाइल सेशन, मार्केट तो उसने डाइजेस्ट कर लिया। आप देखो दुनिया, ये कोविड में पैदा होने वाले ट्रेनर्स क्या बोलते हैं, मार्केट से दूर रहो, इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं लोगों को बताता हूँ पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी यही है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारा मेंटर ही डरा हुआ है, तो तुम कैसे कॉन्फिडेंस बना लोगे? गुरु ही डरा हुआ है तो स्टूडेंट तो डरा ही रहेगा। सिंपल सी बात। तो फोमो कंट्रोल का मैंने आपको फुल तरीका बता दिया, अब आप बताओ क्या बताएं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि रिलायंस में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जो उनकी फैमिली की तरफ से ही हुई थी। सर देखो, उसके ऊपर थोड़ी सी बात बताइए कि हुआ क्या था उस वक्त। हुआ क्या था, अचानक से कोविड सीजन स्टार्ट हुआ तो रिलायंस ना भाव ज़्यादा ही गिर गया कुछ। यू नो वेरी वेल कि रिलायंस के ऊपर लोगों का भरोसा है, जबकि रिलायंस ने लोगों को पैसा इतना ज़्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न बनाकर दिया नहीं। क्योंकि उसके 7 साल पहले तो एक ही रेंज में वो चल रहा ठीक है, ये पिछले कोविड से और उससे पहले के 10 साल में ज़्यादा नहीं ज़्यादा दिया, नहीं स्टार्टिंग में दिया था और तो अभी दिया है कोविड के बाद। रिलायंस के ऊपर लोगों का भरोसा भी है। अच्छा, रिलायंस कभी चाहता नहीं लोगों का भरोसा मुझ पर उठे, ठीक है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि अभी छोटे भाई बड़े भाई का एक किस्सा बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो बड़े भाई की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वो बिगाड़ना नहीं चाहते, बिगड़ना चाहते भी नहीं और चाहिए भी नहीं। अगर इंडिया को इकोनॉमी में बहुत स्ट्रांग होना है, ठीक है, हाँ बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि कोविड के टाइम में जैसे ही ये स्टॉक 1000 रुपये से नीचे आया ना, तो लोगों को लगा कि ये भी धराशायी ना हो जाए स्टॉक। प्लस ऐसा लगता है कि रिलायंस गिर रहा है तो सब बाकी कुछ तो ही क्या ही बचेगा। रिलायंस को लोग भीषम पिता बोलते हैं भाई मार्केट हाँ, का, कि सब बर्बाद हो जाएगा ये रहे। मेरा गुरु तो यही बोलता है भीषम पिता ऑफ मार्केट, तो हम भी यही बोलते हैं भीषम पिता। इससे ऊपर कोई माई बाप नहीं है। 2-4 स्टॉक ऐसे हैं जिन निफ्टी के माई बाप वही हैं, अकेले हिला देते हैं, जबकि किताबों में लिखा हुआ है, बुकिश नॉलेज में सब लोग यही बोलते हैं कि अकेला स्टॉक कैसे हिला सकता है, 8-8 की वेटेज है। जिसको पापा बनना होता है ना, वो नीचे से लात मार के बोलेगा मैं पापा हूँ, मैं बढ़ाऊँगा, समझ गए। तो क्या है, किस्सा स्टार्ट होता है लॉकडाउन से, अचानक से 1000 रुपये के नीचे प्राइस चालू स्टार्ट हो जाता है। तो ईच एंड एवरी, ये एक खास बात बताता हूँ, हर प्रमोटर का ये बिहेवियर, जब उसका स्टॉक नीचे गिरता है ना, तो वो थोड़ा उसको वो अनकंफर्ट फील हो जाता है। रीज़न नंबर 1, पहली बात कि रिलायंस और उसको मैं कंपैरिजन करता हूँ अदानी और अंबानी। तो इन दोनों के स्टॉक जब ऊपर चलते हैं तो इनकी वैल्यूएशन पे बड़ा इफेक्ट आता है, रिचेस्ट वाली पे। वो आदमी पैसा कब कमाता है, जब वो लाइमलाइट में हो, बिल्कुल, जिसका नाम है उसका काम है। तो जैसे ही नीचे आ गया तो वैल्यूएशन भी नीचे आने लग गई, है ना। सेम उसी से मिलता वो रिचेस्ट आदमी की लिस्ट में वो नीचे आने लगा। उसी फैक्ट को लेके अभी जब अदानी के साथ कांड हुआ, उस दिन मैंने वो कांड लिखा कि ये ऐसा हुआ। उसी कांड पे मैंने अदानी के ग्रुप प्लस करे थे सर, यकीन नहीं मानोगे, नोबडी विल बिलीव दैट, सब गिर रहा था। मैं उसको बोला आज बाय करने का दिन, ओपनिंग बेल से चालू कर, वहीं से मार्केट उठ गया। तो क्या है, रीज़न कैसे मिला, जब 765 रुपये पे, अब ये आप लोगों के पास तो खबर बाद में आएगी ना मार्केट कि ऐसे ऐसे बल्क ली, तो 14 करोड़ 65 लाख शेयर 765 या 780 के दौरान में प्लस हुए थे। 14 करोड़ करने वाला आदमी बेवकूफ़ तो होगा नहीं। अच्छा, सारी एंट्री तो हमारे पास आती है, कौन लेता है ये नहीं पता, तो वो एंट्री मैच तो कर गई मेरे टर्मिनल में, छप गई। तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर वो तुरंत आ गई वो टिक, अरे इतनी बड़ी क्वांटिटी यार, और शेयर 765 से 800 हो गया, 812 पे हमने लिया वो 6000 क्वांटिटी। मैं 6000 क्वांटिटी आज प्लस करूँ, देखी जाएगी। कोई तो बड़ा प्लेयर एंटर किया, इतने पैसे कोई 2-3% 5% के लिए कोई नहीं बनाएगा। ये पूरा गेम घुमाने का पैसा डबल होगा इसमें, 110%, क्योंकि वो पैसा डबल होगा, वो उतना निकाल लेगा और बाकी स्टेक छोड़ देगा और स्टेक का स्टेक रह जाएगा। जब लास्ट में मैंने पता करा कि ये क्वांटिटी किसका है, तो ना मतलब फैमिलीज मेंबर्स के अकाउंट, वेल नोन मेंबर्स के अकाउंट थे, उनके पास वो क्वांटिटी ऐड हुई। वहाँ से वो चीज़ ग्रैब करी, जब एक आदमी अपना ही पैसा रूट करके अपने स्टॉक में लगा रहा है, इसका मतलब वो कुछ गलत काम करना नहीं चाहता, बस अपने प्राइस को, वैल्यूएशन को रोकना चाहता है, अपने स्टॉक को बचाना चाहता है। जो आदमी अपने को बचाना चाहता है तो वो कंपनी का सबसे बड़ा वैल्यूएशन है, ठीक है। सेम सिनेरियो जब अदानी के साथ हुआ, जब मार्केट गिरने लग गया, तो अदानी ने, याद है आपको, एक 20,000 करोड़ का बिल्कुल FPO लाया था,
लेकिन वो जिसमें फेल हो गया, अंबानी जी का भी उसने बहुत दोबारे बड़ा हाथ वापस दे दिए, हम्म वापस किया उसने पैसा, उन्होंने बोला मुझे कोई जरूरत नहीं, आपका पैसा ले लो, प्राइस नीचे आ गया था क्योंकि पैसा घूमकर आता है सिंगापुर मॉरिशस फंड से, और एक ही फंड है, एक ही फंड है जो काउंट करता है, हम्म सिंगापुर वाला और मॉरिशस वाला। इलारा, मैं खुला नाम बोलता हूँ, देखो जो डेटा मार्केट में अवेलेबल है, मेरे को कोई कोई ब्लेम नहीं कर सकता। हम्म अदानी का स्टॉक चलाने वाला आदमी कौन है? इलारा। पैसा कैसे आता है? मॉरिशस फंड से कैसे डील होती है? आप अपना ही पैसा रूट करा के कैसे लेके जाते हो? ये सब गेम है। गेम सारा समझा नहीं सकता, काफ़ी टाइम में समझेंगे लोग, बट मैंने हिंट दे दिया है, ठीक है। हर स्टॉक चलाने के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, ये ध्यान रखना। पीसी ज्वेलर्स किसने चलाया? 22 रुपये से 100 रुपये। जाके दुबई वाले एक बंदे का नाम चेक करो। आजकल बिल गेट्स किसके पास मिले थे? एक टपरी वाला, डॉली चाय वाला, हाँ टपरी वाला ही बोलते हैं ना, चाय डॉली वाले चाय को। वाला। मैं नहीं नहीं नहीं, अभी भी आप मेरा हिंट नहीं समझे। टपरी वाला ही बोलते हैं ना चाय वाले को, हाँ है ना? तो हिंट मैंने दे दिया है, समझ गए हम। ठीक है। अच्छा तो चाय वाले को मिले थे। है ना, तो समझ जाओ, मैंने नाम भी बता दिया, लेकिन फ्लुएंसी थोड़ी चेंज। तो आप समझो, हर स्टॉक के पीछे किसी न किसी का हाथ है, ये समझना है। और रिलायंस का किस्सा मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से आज तक किसी बंदे ने ये बात नहीं बताई, आज तक की, आप चेक कर लेना ये रिकॉर्ड। और वेरी फ्यू पर्सन नोज अबाउट दैट कि रिलायंस के ऊपर एक डेप्ट था। तो जैसे ही डेप्ट फ्री की करने की बात आई थी ना, स्टॉक भागा था। और ये उसके बाद आई थी न्यूज़। जब गूगल फेसबुक सब ने पैसा डालना स्टार्ट किया। और वो लोन था, जहाँ तक मुझे अंदाजा है 99% ICICI बैंक के पास से था। अच्छा, अब एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन 11,000 करोड़ या 1100 करोड़ था वो। एग्जैक्ट फिगर नहीं पता मेरे को, काफ़ी टाइम हो गया कि काम करते हैं तो फिगर याद नहीं रहती, लेकिन फैक्ट हमेशा याद है। उसी फैक्ट से मैंने अदानी में काम किया। मैंने बताया ना, मैंने हर उस बैड सिनेरियो से कुछ ना कुछ सीखा है, जिससे मुझे आगे पैसा बनाना है। कि एक बार तू आ जा दोबारे एक बार फिर ये same क्योंकि चीज़ हिस्ट्री होगी विल ऑलवेज रिपीट। इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो किसी और में। अब किस्से पर चलते हैं, जो टीवी एनालिस्ट का किस्सा हुआ था। अभी अभी सेबी ने काफ़ी सारे टीवी एनालिस्ट को बैन भी किया है। असली बंदा तो पकड़ा ही नहीं जाता यार, बागड़ बिल्ला तो और ही कोई है, मोहरे पकड़े जाते हैं। क्योंकि कहानी शुरू से ही दूसरी घुमाई जाती है, किसी के कंधे पे बंदूक रख के। तो टीवी चैनल एनालिस्ट की बात ले लेते हैं। अभी मैं रिसेंट ही किस्सा बता देता हूँ आपको। हीरो मोटोकॉर्प के MD या किसके डायरेक्टर के पास, हो सकता है वो कोई दूसरी कंपनी हो, लेकिन 99% हीरो मोटोकॉर्प ही था वो, याद है मुझे। मार्केट में खबर आती है कि गैर कानूनी डॉलर्स का, वो डॉलर्स मिले हैं उनके पास, और रेड पड़ती है, स्टॉक वहीं से 5% डाउन। अच्छा, 5% तब तक वो डाउन नहीं हुआ था जब तक मीडिया में न्यूज़ नहीं था। तो बागड़ बिल्ला आके बोलता है हीरो मोटोकॉर्प के रेड पड़ गया, डायरेक्टर या कौन था वो डायरेक्टर के उसमें, तुरंत स्टॉक खटाखट खटाखट खटाखट। उससे 1 मिनट पहले मेरे पास न्यूज़ आ गया था। जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ उसमें 1 मिनट पहले आया था, तब तक कोई हलचल नहीं थी। मतलब मार्केट में खबर फैल गई थी बड़े लोगों में। तो मेरे प्लेटफॉर्म में वो आ गई थी 1 मिनट पहले, लेकिन उनमें से मीडिया में किसी ने नहीं बेचा। मीडिया में नहीं थी। मेरे प्लेटफॉर्म में हमेशा 1 मिनट पहले न्यूज़ आएगी, 1 मिनट, लेकिन कभी कभी 30 सेकंड भी पहले आती है, लेकिन आएगी सबसे पहले, न्यूज़ बाद में। फिर मैं बोला, तुरंत मैं बोला जल्दी से जल्दी हीरो मोटोकॉर्प करंट भाव पे, जिस भाव पे मिले मार्केट करके शॉर्ट कर दो, जो पुट जितने की मिले कर दो, कम से कम 3 से 5% ठुकने वाला है, जीरो लगा के बेचो। नहीं बोला पंकज भाई पक्का? मैं बोला पक्का, जल्दी फ़ोन घुमा, 1 मिनट है अपने पास। उन्हें फ़ोन घुमाए, जिनको उनको बोला 20 लोट, 50 लोट, 100 लोट, 200 लोट, जितने करने करो। बोला ऐसा क्या हो गया? बोला तू पूछ मत, तू बस कर दे, पूछ मत, 4-5 मिनट बाद में बात करेंगे। 3 मिनट में 4% तोड़ दिया। फिर मेरे दूसरे बंदे से खबर आता है कि भाई हीरो मोटोकॉर्प ना प्लस कर लियो। जैसे मैं दूसरों को बताता हूँ, ऐसे वो भी लोग बताते आपको हैं। बताते हैं। हाँ, उसने बोला भाई रीज़न, बोला रीज़न सिंपल है, तुझे अच्छे से पता है, अभी दिमाग नहीं लगा ज़्यादा कर। जैसे मैं बोलता हूँ, मुझे भी आगे से ऐसी इंस्ट्रक्शन आती है, और हमारी लोकल लैंग्वेज ऐसी ही है। भाई हीरो मोटोकॉर्प तेज हो जाएगा, हाई पे आ जाएगा। अरे पागल है क्या? मैं उसको पागल है, न्यूज़ आई हुई है, तेरे को जितना बोला उतना कर। मैंने ये फ़ोन सुन के काट दिया। मैं उनको बोला भाई कर लो, प्रॉफिट का 50% रिस्क ले लो, कर लो भाई, मैं देखी जाए करो।
भाई वहाँ से 4% ऊपर आ गया शेयर, 3%। मैं देख के शॉक्ड हो गया, अरे गेम क्या है यार ये। फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया, एक बात बता, मेरे पास खबर थी ऊपर से नीचे गिरने की, तेरे पास कौन सा एनालाइजिंग टूल लगाया कि यहाँ से वो था? बोला कुछ नहीं, तेरा आंखों का फेर हो गया। स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल, मीडिया में न्यूज़ आउट हो गया, तेरे सेटअप और वो दोनों मैच हो गया, हमने तो इसलिए कर दिया, मेरे पास और कोई खबर नहीं थी। मैं बोला ऐसे ही कॉन्फिडेंस है भाई। तो बोला कॉन्फिडेंस, मैं बोला तेरे कॉन्फिडेंस के चक्कर में बच्चे पिल ना जाए यार। तो ये तरीका होता है। तो न्यूज़ कुछ नहीं होता भाई, आदमी का कॉन्फिडेंस होता है। मैं भी किसी को फ़ोन करूँ, और डोंट आस्क मी रीज़न, मैंने बोला कर दे बस तू, चाहे भले मेरे पास न्यूज़ हो या नहीं हो। कई बार तो नहीं होता, XYZ, अरे नहीं है, कर ना तू, मैं कह रहा हूँ होएगा, हो गया। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ना वो ऑब्जर्वेशन ज़रूर चाहिए। ये चीज़ मैंने कब पकड़ी थी? जब मैंने गूगल और जस्ट डायल की, 2016 से 18 के बीच की बात है, अचानक से जस्ट डायल में खबर आती है कि गूगल उसमें 20% का स्टेक लेने वाला है। जस्ट डायल स्टॉक बढ़ गया भाई 30%, 20 से 30%, याद है मुझे, फ्यूचर का स्टॉक था वो। मेरा दोस्त बोला पंकज प्लस कर ले, 50% हो जाएगा। मैं बोला एक बात बताऊं भाई, माइनस कर दे। गूगल कभी भी जस्ट डायल को लेगा ही नहीं। गूगल एक अलग सिनेरियो है, जस्ट डायल एक अलग है। और इस जस्ट डायल के इस सिनेरियो को लोग ना ग्रैप नहीं करना चाहते कि सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाए। वो तो गूगल वैसे ही दे रहा है, गूगल क्यों करेगा उसको ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अगले सारा दिन डेटा उसके पास है। शाम को 2-3 बजे मार्केट ख़त्म होने के बाद, मार्केट ख़त्म होने से शायद एक आधा मिनट पहले या बाद में आई थी खबर, गूगल बोला देयर इज़ नो टॉक विद दी जस्ट डायल। अगले दिन 15% माइनस। मैं बोला भाई गेम इज़ गेम, रूल इज़ रूल, नॉट एवरी गुड न्यूज़ इज़ एक्चुअल गुड न्यूज़। तो ये जो अफवाहें फैलती है, ये सबसे पहली बात तो बनाता कौन है और फैलाई कैसे जाती? तो सर यही तो है ना, सर ने जो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, बागड़ बिल्ले, हम ऐसे ही बात करते हैं, ब्लू चैनल एनालिस्ट, जिसको समझना है समझ जाना है ना। वैसे तो मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए, XYZ एक पर्सन है दिल्ली का, बड़ा टॉप का एनालिस्ट है वो। भाई ये न्यूज़ फ्लैश करवा दो, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी उनका रेट होता है, एक दिन के एक चैनल पे बैठने के 1 से 1.5 लाख रुपए। मेरे पास भी ऑफर आया था, टू बी फ्रैंक, और मैं अभी सेटिंग कर भी रहा हूँ। मतलब ये इस काम के लिए नहीं, मतलब एक्सक्लूसिव टॉक्स के लिए, कि चैनल्स के ऊपर आने के लिए। तो क्या है कि भाई न्यूज़ कैसे फैलाई जाती है? पहले आप माल ले लोगे तसल्ली की, फिर 1-2 आर्टिकल्स आएंगे, कंफर्मेशन तो करनी पड़ेगी ना कहीं कि कर रहा है। उनमें से भी लिखा रहता है गूगल इज़ प्लानिंग टू डू समथिंग। जस्ट डायल हो सकता है कि किसी सर्विस इंडस्ट्री के वो, कभी सोचा है जस्ट डायल बिजनेस क्या करती है? सर्विस इंडस्ट्री है, कॉम्पिटिटर आएगा तो मारेगा, क्यों नहीं चल रहा जस्ट डायल? मैंने तो कई दिन हो गए जस्ट डायल का शेयर का नाम भी भाव भी नहीं अब देखा, देखे हुए सालों और हो भाव गए। भी नहीं देखा। हाँ। क्यों नहीं चल रहा वो? क्योंकि इंडिया मार्ट और वो सेम ही तो काम है, हल्का सा ही तो फर्क है। इंडिया मार्ट एडवांस में करके लिया है उसको, लेकिन काम तो सेम ही है ना। हो गया। वहाँ से अर्बन क्लैब भी तो यही कर रहा है, इंडिया मार्ट का IPO आके चल गया इसलिए। तो कहानी का किस्सा ना वो आर्टिकल से चालू होता है, और मीडिया में ना इतना बकवास सिस्टम है कि आप पैसा देके कोई भी आर्टिकल छपवा सकते हो। आपको कौन से साइट पे, कौन से मीडिया पे आपका कौन सा आर्टिकल चाहिए, आप मुझे बताओ, 80,000 रुपये लूँगा। आप बता दो किस पे कौन सा आर्टिकल छपवाना है, मैं छपवा दूँ, जिस पे कहोगे। तुम नाम बोलो, उस पे आ जाएगा, उसी चैनल के पोस्ट में। और बोलो, चाहे तुम XYZ ले लो, चाहे तुम BBZ ले लो, सब में तो किस्सा तो वहीं से है। तो इन्वॉल्वमेंट तो भाई मीडिया के बिना तो हो ही नहीं सकती। जब र्यूमर्स फैलाने के लिए आपको जो चीज़ दिखाई जाएगी, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय समवन, बट इट इज़ स्प्रेडिंग बाय द मीडिया, तो वो मीडिया का ही रोल होगा ना। दैट इज़ द रीज़न कि मीडिया ने वो पहचान लिया, वो पेबी ने वो पहचान लिया चीज़ें। अभी और भी तो 3-4 बंदे और भी तो कांड में फंसे ना, जैसे पांड्या का वो ऐसे पांड्या का फंडा ऐसा कुछ था ना, पांड्या का फंडा कुछ करके ऐसे था,
व्हाट दे आर डूइंग दैट, पिछले दिन जाके प्लस कर लो मार्केट कैश के स्टॉक 50-50 हज़ार क्वांटिटी, 1-1 लाख क्वांटिटी, अगले दिन प्री मार्केट से पहले तो ये बता ही देते थे 2020 जब चलता था वो उनके स्टॉक था 20%, 30%, मिलता ही नहीं था। अच्छा आपको एक दिन कोई स्टॉक ना मिले हाँ। तो आप क्या बोले, अगली बार आने दे इसको, सबसे पहले ऑर्डर तेरा मैं भाई मार खरीदूंगा। हाँ। वहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से फंसता है आदमी। तो मीडिया का मैंने बताया आपको, ये मीडिया लैंग्वेज का भी पूरा कवर हो गया। तो इन शॉर्ट मीडिया में जब भी आदमी कोई भी आदमी आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन करता है तो 5 मिनट रुकना है आपने और उसके अगेंस्ट में ट्रेड बिठाना है। ध्यान रहे कि मीडिया का कोई भी आदमी जब भी किसी स्टॉक को बोल रहा हो तो वो स्टॉक पिछले 5 दिन से रुका ना हुआ हो, मतलब एक ही जगह की रेंज पर ना हो। अगर वो एक ही तरह की रेंज पे है तो जिस दिन वो चीज़ बोल रहा है उस दिन वो उसी के फ्लो में चलेगी, ये ध्यान रखना। अगर जिस दिन वो कोई भी स्टॉक बोल रहा है, आपको रिकमेंडेशन दे रहा है किसी भी तरीके से, और वो स्टॉक ऑलरेडी 2-3 दिन पहले से भी चला हुआ है, तो ध्यान रखना उसके बोलने के 5 से 7 मिनट बाद आप पोजीशन बनाओ, स्टॉक रिवर्स हो जाएगा, ये गारंटीड है। 1000 ऑफ टाइम्स मैंने स्टॉक सिलेक्शन के तरीके में ऐसे ही करता हूँ। मैं बिना टीवी देखे काम नहीं करता हूँ बॉस, मैं बिना चार्ट देखे काम कर सकता हूँ, मतलब टर्मिनल, लेकिन मैं बिना टीवी देखे काम नहीं करता, क्योंकि 90% स्टॉक तो मैं वहीं से बागड़ बिल्लो से पकड़ता हूँ। एक बार तो दे दे। और मेरा सबसे बढ़िया आदमी तो पता है क्या, चाचा भतीजा। चाचा तो आजकल आ नहीं रहा, हाँ। लेकिन भतीजा सुमित बकड़िया सही आता है, जैसे स्टॉक मिलता है उल्टा हो जाता है सारा 5-7 मिनट बाद। तरीके से उसको तो पकड़ के धोते हैं, उसको मैं ही नहीं धोता, टारगेटेड है। क्यों उसका रिवर्स होता है मैं ये भी समझाता हूँ। लुंगी बॉयज़ उसको ट्रैक करते हैं और तसल्ली से, अब समझ जाओ, उसका दिया हुआ 100 में से अगर 10 से ज़्यादा स्टॉक चल जाए ना तो मैं मार्केट में काम करना बंद कर दूंगा। इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता। वो बंदे उसके 100 में से 100 भी उड़ा सकते हैं अगर अपनी पे आ गए तो। उनको सिर्फ एक ग्रुप मिलाना है, दिल्ली वाला, और ये दिल्ली और चेन्नई वाला ग्रुप है ना, ये ऐसा है भाई, सगा है सगा। एक ही साथ काम करके निकले हैं। एक ही जगह से निकले हुए हैं। ये बोला भाई कर्म कांड करेंगे तो मिलके करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। तो पंकज जी, अभी आपने बताया कि मीडिया में किस तरीके से चीज़ों का गलत फायदा भी उठाया जाता है और उससे रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। मीडिया में रिटेलर आपको लॉस हो रहा है, मुझे तो मीडिया से फायदा ही हो रहा है भाई, क्योंकि मैं तो स्टॉक सिलेक्शन एक तो वहीं से करता हूँ। आपको तो पता ही है मीडिया में एक जैसे ही मार्केट गिरता है तो एक चीज़ क्या आती है, आप बताओ। म्यूचुअल फंड सही है। क्या वो सही है? आप बताएंगे सही है या नहीं है। सर वही मैं सवाल पे मैं आ रहा तो था। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में हूँ। हाँ। ऐसा मैंने बोल दिया तो हमारे एक पॉडकास्ट, हमारी एक बहुत अच्छी फिन इन्फ्लुएंसर है एंड आई रियली लव द कंटेंट और अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपने बुकिश नॉलेज दिया और हम रियल स्टेट मार्केट में काम करते हैं। तो चहल जी नाम है उनका, मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, पोक नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। यू आर डूइंग वेरी वेल इन अ मार्केट। तो बहुत अच्छा लोगों को इन्फ्लुएंस फाइनेंस की नॉलेज देती हैं। वो एक जगह मैंने बोल दिया था म्यूचुअल फंड सही नहीं है, तो आज भी अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहूँगा, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड में? सर एग्जांपल से समझाता हूँ। बहुत बड़ी कंपनी एक AMC लेके आ रही है। जीरोधा नाम ले लेते। हाँ जीरोधा नाम, कोई दिक्कत नहीं है, डेटा अवेलेबल है। जब वो कह रही है 10 में से 9 लोग लॉस कर रहे हैं, तो तुम एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अगर वो 10 में से 9 लोग ले आए तो लॉस कौन करेगा? कोई तो शिकार करना है ना। बिल्कुल। तो फिर FII DII वाले जो बंदे, DII वाले भी शिकार करेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब फिर कैसे शिकार होगा? एक ही तालाब की मछली में हर बड़ी मछली छोटी मछली को शिकार बनाएगी, समझ गए? म्यूचुअल फंड में एक आधा आदमी तो है नहीं, बहुत बहुत प्लेयर है ना, छोटे भी म्यूचुअल फंड है और बड़े भी म्यूचुअल फंड है। तो भाई म्यूचुअल फंड सब अपना अपना खेल, म्यूचुअल फंड में स्कैम तो निकलेगा। और मैं आपको एक बताऊं, बस ये लगा लो, चीज़ें ना अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अभी कुछ लूपहोल्स हैं 2027-28 के बीच में गारंटीड। अभी देखो, कुछ लोग मेरे को गालियां दी थी पिछली बार। अभी एक रिसेंटली एक म्यूचुअल फंड ने वॉयलेंस किया है। म्यूचुअल फंड में वॉयलेंस का मतलब क्या है? यही है ना, तुमने कुछ छेड़खानी करी है, गाइडलाइंस को कुछ छेड़ा है, आपको नोटिस आया, तो इसका मतलब आपने कुछ ज़बरदस्त किया है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ना आप क्लाइंट के बिना ना कुछ नहीं कर सकते। वो चाहेगा तो आप लोगे, वो चाहेगा तो नहीं लोगे। बिल्कुल। तो इसी पॉइंट को लेके एक बात बताता हूँ।
मार्केट चल रही है और हर महीने मार्केट में पिछला डेटा जो मैं पिछले साल वाला था वो 20,000 के आसपास करोड़ का डेटा था जो म्यूचुअल फंड में लोग हर महीने पैसा डाल रहे हैं। भाई 20,000 करोड़ रुपए मार्केट में आएंगे तो मार्केट तो ऑब्वियसली पंप होना ही है, लेकिन हवा मुझे तो ये बताओ भरेगी। जब ये लोग पैसा निकालेंगे तब क्या होगा? खरीदेगा कौन? वो कौन लोग होंगे जो खरीदेंगे? क्योंकि 10 में से 9 वाले तो इन्होंने ले ही लिए। बिल्कुल। तो चहल जी ये उसका साइंटिफिक रीज़न है, तो आप भी थोड़ा अपग्रेड कर लो अपनी नॉलेज। और ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है सर। आई एम ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम माई जूनियर्स जिनको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, उनसे भी मैं सीख रहा हूँ। आई एम स्टिल लर्नर। और मार्केट में आपको अगर जीवन में कभी भी आगे बढ़ना है ना तो आपको लर्नर बन के रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम यही है, जब ये बबल फूटेगा तो खरीदेगा कौन? क्योंकि 10 में से 8 लोगों को जैसे ही मार्केट गिरता है ये ऐड दिखा देता है म्यूचुअल फंड सही है। नहीं, म्यूचुअल फंड सही नहीं है भाई। आपके वो फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, आपके लिए वो सही है कुछ टाइम तक, लाइफ टाइम तक सही नहीं है, पहले ये समझ लो। लोग बोलते थे बैंक भी सेफ है, लेकिन एक कांड हुआ तो सारे बैंक धराशायी होने की कगार पे, रिस्क पे आ गए थे। लोगों ने बैंकों में लिख के भी देना स्टार्ट कर दिया था कि 5 लाख से ज़्यादा हम इंश्योरेंस नहीं दे सकते। समझ गए ना मेरी बात? तो म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम, पहले क्या होता था और अब क्या होता है ये दोनों समझाता हूँ। पहले क्या होता था, लार्ज कैप के नाम पे पैसे लेकर स्मॉल कैप और मिड कैप में लगा दिया जाता था। इन्हें तो क्या पकड़ा दिया जाता था, बाबा जी का ठुल्लू NAV का एक प्राइस। जब इनको एग्जिट करना होता था तो उसी NAV के प्राइस से वो एग्जिट। सेट कौन करेगा NAV? म्यूचुअल फंड खुद बता रहा है अपना NAV। वही बता रहे हैं ना। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि 10 बंदे नहीं, 10,000 बंदे मेरे को झूठ बोलेंगे और बोलेंगे इस जैसा बकवास आदमी हमने नहीं सुना। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप एक काम करो, आप नया म्यूचुअल फंड करो। आप मुझे बताओ कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सही लगता है, मैं उसमें हर महीने 2,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये डाल दूंगा, या साल भर के 50,000 रुपये डाल दूंगा दिखाने के लिए। 3 साल बाद अगर मैं सही निकला तो आपकी देखने वाली सारी ऑडियंस मुझे 1 रुपया दे दे बस, अगर मैं सही निकला। और अगर मैं झूठ निकला तो मैं हर ऑडियंस को 100 रुपये दूंगा। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो गेम आपको दिखाया जाता है वो किया नहीं जाता। आपसे लार्ज कैप के नाम पे जो पैसा आप लोग फ्लो करते हो वो पैसा लार्ज कैप में नहीं लगता 100%। ठीक है, तो अब क्या है, अभी सेबी ने लास्ट जो गाइडलाइंस निकाली थी उसमें यही था, अगर ध्यान हो तो आज से 1.5 से 2 साल पहले एक न्यूज़ आया था कि अब स्मॉल कैप का अब लार्ज कैप का पैसा सिर्फ लार्ज कैप में ही लगेगा। ये स्टेटमेंट क्यों आया था? क्योंकि लूप होल था उसमें। म्यूचुअल फंड कंपनी AMC कंपनीज ने ये डिसाइड कर लिया कि हम पैसा उनसे लेंगे, उन्हें बदले में रिटर्न देंगे। समझ गए? वो XYZ किसी भी फंड में करे, क्योंकि लूप होल था। पीछे तो उनसे कोई पूछने वाला था नहीं कौन सा स्टॉक किस प्राइस में किया, कोई नहीं पूछेगा। भाई म्यूचुअल फंड का असली कंट्रोल किसके पास है आप बताओ? सब बात छोड़ो आप, मैं कहता हूँ चलो मैंने आपकी मान ली म्यूचुअल फंड सही है, आप बताओ किसके पास कंट्रोल है म्यूचुअल फंड का? रिटेलर या AMC के पास, जो रिटेलर कंपनी के चला रही है। पास। अच्छा, वो चाहेगा तो सिप डालेगा, वो चाहेगा तो म्यूचुअल फंड एग्जिट कर लेगा। म्यूचुअल फंड तो बीच में कमीशन खा रही है। स्कैम कैसे निकलेगा? जब एक साथ 1 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में एग्जिट मार दिए ना, तो फूट गया बबल। भाई हमने म्यूचुअल फंड 20 साल से लगा रखा है, अब हमारा टाइम आ गया। यार कभी तो टाइम आएगा निकालने का, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो जैसे मेंबर बनाने वाली स्कीम होती है ना, तेरा पैसा उसके पास, उसका पैसा उसके पास, तो म्यूचुअल फंड इज लाइक अ मेंबर मेकिंग मशीन। अब लोग मुझे गालियां दो, तुम कुछ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने साइंटिफिक रीज़न से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। थोड़ा रिसर्च करो, ये मैंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कभी ना कभी तो जब आप एग्जिट तो करोगे ही ना। आपने उसमें जीवन, वो अलादीन का जीवन के साथ भी, अली बाबा 40 चोर वाली गुफा तो बनानी नहीं है कि उसमें आपका खजाना कोई और लेकर जाए। सही है, खुद का खजाना खुद ही रखना, खुद ही लेना है ना। एग्जैक्टली यही होगा। एक बात बताओ, आज क्या है 2024, अगर आज 1 करोड़ लोग 10 साल के लिए पैसा डालें तो 10 साल बाद वो उसी पैसे को निकालेंगे। बिल्कुल। और उस पैसे की वैल्यू 2 लाख करोड़ हो गई तो 2 लाख करोड़ रुपए मार्केट से एक साइन में जाएंगे तो
तो भैया कौन फंसेगा ये बता दो मुझे, कमेंट करना, हम्म। फिर मैं बताऊंगा आपको एक्चुअल में कौन फंसेगा। फिर प्रेशर आएगा दिल्ली से फ़ोन कि भैया बचा लो इनको, हम्म। फिर फंसेंगी गवर्नमेंट कंपनियां। अब समझ में आया उनको पैसे पूरा मिलेंगे। जाल कैसे है, क्योंकि बचाती तो वही है ना। वो ये बिल्कुल। बोलेगी यार तुम्हें 10 बार हमने पैसा कमाया है, 100 बार कमाया, एक बार चला गया तो क्या होगा, बचा इकोनॉमी। हम्म। ये वो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, तुम मुझे ये समझा दो म्यूचुअल फंड सही कैसे है। हम्म। जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, तुम नॉलेज ले नहीं सकते क्या, ले नहीं सकते। इन्वेस्टिंग करने के लिए मंथ में एक दिन चाहिए आपको, क्या आप अपना एक दिन नहीं लगा सकते? अगर आप अपना एक दिन नहीं लगा सकते तो छोड़ दो, ये मार्केट आपके लिए नहीं है। एफडी में चले जाओ। एफडी में चले जाओ, प्रॉपर्टी में लगा दो आप अपना पैसा। अच्छा, म्यूचुअल फंड सही नहीं है तो जो म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, क्या उनके प्रमोटर सही है? अब एक बात बताओ, अभी पीछे खबर आई थी 1-1.5 साल पहले या 7-8 महीने पहले या 4-5 महीने पहले लगा लो आप, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन ये कंफर्म है 5-6 महीने पहले, LIC ने 8 पेनी स्टॉक में पैसा डाला, हैवी काउंट नहीं। डेटा क्यों नहीं निकाल पा रहे हम कि किस कंपनी में निकाला है? क्योंकि भाइयों ने 1% से कम क्वांटिटी सेट करी हुई है, वो पब्लिक ही नहीं हुआ है। हो ही नहीं रही वो, लेकिन उनमें से एक कंपनी है, हम्म। एक कंपनी है इंटीग्रा करके, ऐसे कुछ है नाम, एग्जैक्टली याद नहीं है। कहीं तो किया है उसने, कुछ तो वो करने की प्लानिंग में है। रिलायंस इंफ्रा अचानक से 2 से 200 हो गया, 5 से कुछ तो हिंट दे ही दिया मैंने, कहीं का तो हाथ है ही ना किसी का, तो ऐसी बात है। दूसरा भाई भी उठने वाला है वापस, दूसरे भाई का बेटा अच्छा काम कर रहा है। वेरी इंटेलिजेंट, छोटा भाई, छोटे भाई का लेकिन कभी भी IPO आएगा फेल हो जाएगा। आईपीओ नहीं चली। और जब भी छोटे, एक लॉजिक बताता हूँ आप लोगों को, छोटे भाई का कभी भी IPO, खैर अब तो नहीं आ रहा, लेकिन छोटे भाई के जितने भी IPO आएंगे उसके बाद मार्केट धराशायी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मार्केट का पैसा खींच के ले जाते हैं। बड़े भाई का भी ऐसा ही होगा। जियो आया था, हम्म। घुस गया मार्केट, उसके बाद चेक कर लेना। तो तरीका है, लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा वो। ढूंढना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आज जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये समझ जाना चाहिए, चार्ट का गेम मैं नहीं करता हूँ, मेरे पास वो 15 लॉजिक है जिससे मैं पैसा बनाने में सक्षम हूँ, खुश हूँ भाई मैं। और मैं बागड़ बिल्लो की तरह बोलता नहीं हूँ, मैं जाते जाते आप लोगों को अपना वो वेरीफाइड भी दिखा दूंगा, लेकिन इट्स नॉट फॉर दी प्रमोटिंग या इन्फ्लुएंस की आप उसको देख के मेरे पास मत आना। ज्ञान लेना हो तो मेरे पास आना, वो देख के कि हमने वहाँ देखा आपने इतना पैसा बनाया, क्या हम भी कर सकते हैं? भाई वो चीज़ तुम तभी कर सकते हो जब आपके पास वो भरपूर नॉलेज हो। अभी अपन ने छोटे भाई की बात करी, बड़े भाई की बात करी, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की बात करी, तो इसी तरह से एक बहुत बड़ी स्कीम चलती है IPOs की, जिससे मार्केट से पैसा लिया जाता है। तो IPOs में आपको क्या लगता है कि क्या खेल होते हैं? तो IPO मर्चेंट बैंकर के थ्रू आते हैं, तो मर्चेंट बैंकर का खेल है IPO। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप मर्चेंट बैंकर हो, आपको एक टारगेट दिया जाता है भाई साल भर में या 2 साल में या 3 साल में या साल भर लगा लो आप, आपको भाई 5 IPO लेके आने हैं, बंदे ढूंढ मेरे को जो स्टार्टअप्स हों या बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो इंडस्ट्री पे, वो करके ला। ये जाते हैं, मिलते हैं, डील देते हैं। अब एक बात बताओ, जिस आदमी ने 50-60 करोड़ रुपए देखे ही नहीं कभी या 500 करोड़ रुपए देखे ही नहीं, उसके सामने आके आप बोलो मैं तुझे मार्केट से 5,000 करोड़ रुपए दिला दूंगा, वो क्या बोलेगा? दिला दो। एग्जैक्टली आपने आंसर दिया। अच्छा, फिर वो दूसरा सवाल उसका आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले जसपाल भट्टी ने एक वीडियो निकाली थी, PP वाटर बॉल्स। PP वाटर बॉल्स हुआ। उस लॉजिक को, उसकी वो वीडियो कितनी पुरानी है? काफी पुरानी। आज लोग IPO की और इसकी मर्चेंट बैंकर का खेल समझने की कोशिश करते हैं, इन्हें आज भी नहीं आया होगा, मैं तब से जानता हूँ। तो क्या है, कितना पैसा चाहिए मुझे? क्या, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ क्या करना है कि 2-3 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कर, बाकी मैं करता हूँ। क्योंकि उसको पीछे से डंडा होता है, मर्चेंट बैंकर के साथ कई ब्रोकर जुड़े होते हैं, राइट? तो ब्रोकर भी जुड़े होते हैं, कई बार कई ब्रोकर्स भी मर्चेंट बैंकर होते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। एक हिंट है, एक बंदे से मैं मिलके आया था, वो ब्रोकर भी बता रहा था अपने आप को, मर्चेंट बैंकर भी था। कुछ बैंक्स हैं जिन जो ब्रोकर भी होते हैं, मर्चेंट बैंक तो भी वो होते भी हैं। है।
तो क्या है, उनको टारगेट मिलता है, वो प्रमोटर को डंडा चढ़ाते हैं, एक काम कर सुन, 5 करोड़ रुपए लिया, मैं मार्केट से तुझे 5,000 करोड़ रुपए दिलाता हूँ, ला दिया आईपीओ भाई। अब एक बात बताओ, पेटीएम का आईपीओ क्यों नहीं चला, जोमैटो क्यों नहीं चला था? ठीक है, तो ये सारा खेल समझ लिया आपने कि ज़बरदस्ती आईपीओ किया जाता है। पहली बात, जिस आईपीओ का लॉस 100 करोड़ से ऊपर हो, उस आईपीओ को आपको भरना नहीं है। रीज़न, कभी कभी कुछ कंपनियां जो मर्चेंट बैंकर आईपीओ लाते हैं, उसमें एक कंडीशंस हैं, या तो आपकी कंपनी का टर्नओवर प्रॉफिट 2 करोड़ से ऊपर हो, या आपका लॉस 100 करोड़ से नीचे हो। देखो, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने मर्चेंट बैंकर ने आके, मैंने 2 बंदों की डील कराई थी, उनके सामने ये बात हुई, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि ये ऐसे ऐसे करेगा। क्योंकि क्या चक्कर है, जो कंपनी लॉस मेकिंग होती है उसका ज़्यादा लॉस दिखाएंगे, ज़्यादा लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का वैल्यूएशन भी ज़्यादा होगा। तो 100 करोड़ से ऊपर का लॉस होने वाली कंपनी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है, या 2-3 करोड़ रुपए का उसके प्रॉफिट के बाद। तो क्या होता है, ये सारा खेल मर्चेंट बैंकर का बिछाया हुआ होता है, ठीक है। अब कभी कभी ये खेल मर्चेंट बैंकर नहीं बिछाता, कभी कभी ये खेल बिछाता है आईपीओ स्टार्टअप्स के प्रमोटर्स, कि हमें अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको एग्जिट भी कराना है भाई। जितने भी स्टार्टअप हैं, अगर वो मार्केट में आईपीओ ना लाएं तो एग्जिट तो होंगे ही नहीं ना। लॉस मेकिंग कंपनी, लॉस तो चल ही रहा है, धंधे से तो पैसा बनेगा, धंधे से तो बन ही नहीं रहा है। ममा अर्थ वाला आया था, ध्यान हो तो लोग बेवकूफ़, मैं तो यही बोलता हूँ, रिटेलर बेवकूफ़ है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि आईपीओ आने से पहले आईपीओ वाले बंदे सेबी में एक 400 पेज की एक बुक पढ़ते हैं, वो पेज की एक रिपोर्ट भेजते हैं, हाँ, कि हम इस फंड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कौन एग्जिट करेगा। यार, अगर आप अपनी कंपनी में 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए बना रहे हो साल में, क्या आप अपनी कंपनी का स्टेक बेचोगे? एग्जिट करोगे? नहीं। आप अपना स्टेक तो नहीं बेचोगे, इन्वेस्टर का बिकवाओगे। तो यही गलती, यही मार खा जाते हैं ये लोग। ये भूल जाते हैं कि एग्जिट कौन कर रहा है, प्रमोटर ही एग्जिट कर रहा है। क्यों डाइल्यूट कर रहा है भाई? कंपनी का मालिक अगर बेच रहा है, मतलब उसको कुछ दिख नहीं रहा उसमें, वो तो धंधा बनाना था उसने। 10 करोड़ की कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी बना दी भाई। एग्जाम्पल ले लो, अश्नीर ग्रोवर जैसे लोग मार्केट में स्टार्टअप्स जो अच्छा वो करते हैं, मार्केट को वहाँ तक लेकर जाते हैं, तो भाई काबिलियत पे लेके जाते हैं। उसका बिजनेस अच्छा था, प्लान अच्छा था, मतलब उसका जो टेक्नोलॉजी वाला था वो सही था। ये जोमैटो क्या कर रही है भाई, पेटीएम क्या कर रही है? हिंट दे देता हूँ, जो कंपनी खासकर क्रिकेट को स्पॉन्सर करने लग जाए और फुटबॉल को स्पॉन्सर करने लग जाए, उसका बेड़ा गर्क है, उससे यूं हाथ जोड़ लो, जय श्री राम। टाटा कर रहा है आजकल आईपीएल को स्पॉन्सर। तो हाथ जोड़ लो भाई, टाटा ग्रुप है, टाटा इज नॉट अ स्टार्टअप। मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ। जब पैसा कमाने से पहले पैसा बांटना स्टार्ट कर दिया। टाटा तो करता ही चैरिटी है, वो तो वही कर रहा है। थैंक यू पंकज सर, आप आए और इतनी अंदर की बातें बताई। जनरली होता क्या है मार्केट में कि ऊपर ऊपर से मार्केट को तो हर कोई समझा देता है, बट इतना डीप में जाकर और इतना अंदर की बातों को कोई नहीं समझाता। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू यू आल्सो। थैंक यू सर आने के लिए। सर मैं नहीं हूँ भाई, आप लोगों का भाई हूँ मैं। हम जनरली ऐसे ही बात करते हैं, भाई की भाई बोलते हैं हम। जिसको भाई बोल दिया उसके लिए सब कुछ जायज़ है हमारे लिए। तो सर तो ना, तो मैं, मेरे पास और भी बंदे थोड़ा मेरे लिए काम करते हैं, मैं उनको भी यही बोलता हूँ, सर मत बोलो भाई, भाई हो। क्योंकि किसी के लिए काम करना और किसी को समझाना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ऑडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ऑनलाइन बैठ के इनको समझाना ना और ये साबित करना कि मैं सही बोल रहा हूँ, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं मार्केट में जो इनको अच्छा ज्ञान देके, अच्छी स्कीम देके खुद पैसा कमा के चले जाते हैं, लेकिन ये तो वहीं रह जाते हैं। मेरी लाइफ जर्नी से इनको क्या सीखने को मिलेगा, साथ में लेके चलना। मैं पोर्टफोलियो दिखा दूँ अभी इनको, वैसे मैं आपको दिखा दूँगा इनको। अगर मैं पोर्टफोलियो दिखा दूं तो उस पोर्टफोलियो देखने में कि उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है और मैं बुक नहीं कर रहा हूं, तो उससे इनको क्या मिलेगा, क्या समझ में आएगा। लेकिन उस 2.5-3 करोड़ को बनाने में मैंने किस नॉलेज का इस्तेमाल किया, वो नॉलेज मैंने इनको ओपनली बताई है। आप मेरे जैसे बहुत लोगों से मिले होंगे
इतना ओपनली ना कोई किसी को सिखा के राजी नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव सो मच टाइम, और कोई अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहता, या फिर कुछ है ही नहीं, दे आर डूइंग द तुक्का ट्रेडिंग। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो ठीक है, मच। तो थैंक यू सो मच, जय श्री राम। और बाकी याद रखना है आपको पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 के लिए मैं 1 लाख लाइक्स करने हैं, और जो लोग भी कमेंट्स करेंगे उनको जो सर ने स्पेशल रिकॉर्डिंग का वादा किया है मैं वो हम वो पहुंचाएंगे। दूंगा, वो बस 15 दिन के लिए अवेलेबल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।